गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग आज प्रॉब्लम्स बोले थे डिस्कस करेंगे, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम शीट हम लोग ओपन करते हैं। लास्ट क्लास में हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट, और पार्टिकल इन बॉक्स आप लोग अटेम्प्ट किए हैं ना क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें बोलो। सर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक मिनट, ये है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है। सर 29 साइड 2 गलत दिया हुआ है सर। क्या कह रहे हो। सर बुक में फोर्थ में साइड 2 गलत दिया हुआ था। बुक में क्वेश्चन डिफरेंट है। अच्छा, वो हार्ड कॉपी में जो है। हाँ उसमें सर यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ था, उससे गड़बड़ हो गई। ठीक, अब हो गया सही। चलो ठीक है, इसमें देख लो, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है। सर एक तो सेकंड क्वेश्चन में सर जो ऑप्शन है वहाँ पे सर पावर 1/2 होनी चाहिए ना। कहाँ पे सेकंड के ऑप्शंस में पावर, यहाँ पे अल्फा बाई रूट पाई की पावर में 1/4 की जगह 1/2 होना चाहिए ना। पावर तो हाँ ठीक है, वहां पे 1/2 ही था पावर में, है ना। हाँ ठीक है, और अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे लिखे थे ना, उसमें देखो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखे हुए थे हम लोग। ठीक है, तो नहीं सर ये भी बुक में गलत लिखा हुआ है। नहीं, इसमें जो है ना थोड़ा सा ये अलग है। देखो हम लोग को जो अल्फा डिफाइन किए थे ना, वो था रूट अंडर एम ओमेगा, ऐसे था ना, और डिवाइड बाय एच बार। हाँ तो उसने एच बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अरे नहीं, इसमें जो है ना के का वैल्यू के लिखा हुआ है ना, ओमेगा कहाँ लिखा हुआ है। इसमें के लिखा हुआ है। ठीक है, तो के का वैल्यू पहले निकालोगे, एम ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसमें अल्फा जो है ना वो एम ओमेगा डिवाइड बाय एच बार लिखा हुआ है। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा इज एम ओमेगा डिवाइड बाय एच बार, इसके अकॉर्डिंग। और हम लोग जो लिख रहे थे उसमें था रूट अंडर। ठीक है, तो मैच करा के देख लोगे, ये सब क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो जो जो हम लोग लिखे थे ना उसे मैच करा के देख लोगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर क्या लिख रहे हो, ये तो जस्ट मैच कराने वाली बात है ना। ठीक है, इसमें लिखा है थर्ड नंबर में कंसीडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। नहीं ये छोड़ दो, अभी अभी आप लोग को सब कुछ नहीं कराया गया ना, अभी मेनी पार्टिकल सिस्टम का नहीं कराया है। ठीक है, तो मेनी पार्टिकल का क्वेश्चन अभी नहीं जो कराया गया ना उसमें से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, सेवेंथ वाला सर बताइए। सर 7th क्वेश्चन। 7th कहाँ है, एक मिनट, समझ गया ना। अभी जो सभी क्वेश्चन नहीं कराया गया है। ठीक है, देखो 7th में क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज ई इज इन ग्राउंड स्टेट, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर in the presence of uniform external electric field. The total potential felt by the particle is this much. If the electric field is suddenly switched off, then particle will. तो फिर particle क्या होगा, make a transition to new harmonic oscillator state with x. ठीक है ना, make a transition to any harmonic oscillator with settle into harmonic oscillator ground state with x equal to origin after absorbing a photon. ठीक है, और ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ विथ इनिशियल। देखो बेसिकली क्या होगा, आप ऐसे सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी ये दिया हुआ है। ओके, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, दिस टर्म विल बिकम जीरो। देखो हमें ऐसे बता देते हैं, देखो ये अभी जो है ना ऐसा दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस ई इंटू ई और इंटू एक्स लिखा गया है। ठीक है,
दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम ई को जीरो करेंगे ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दोगे अगर मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हो जाएगा V ऑफ x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए, अब ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब बताइए इसमें इस पोटेंशियल एनर्जी को मान लो हम V1 बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? V1 V से ग्रेटर हो गया ना, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए बेसिकली ये हायर स्टेट में चला जाएगा, इट विल मेक ए ट्रांजिशन टू हायर स्टेट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया ना, तो इसलिए टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इज दैट ओके? तो किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि इसको स्विच ऑफ करने से ये टर्म खत्म हो रहा है ना, तो टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है मेक ए ट्रांजिशन टू हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ टू एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट विथ एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट बोला जा रहा है विथ x इज इक्वल टू एज ऑरिजिन विदाउट इमिटिंग एनी फोटोन, ठीक है। मेक ए ट्रांजिशन टू एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट विथ x इक्वल टू 0 एज ऑरिजिन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप बताइए कोई किसी सिस्टम का एनर्जी कब बढ़ेगा, वो फोटोन इमिट करेगा या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा ना। तो इसमें बेसिकली एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना, आप देख रहे हो ना। तो ये बेसिकली आप कहोगे कि फोटोन इसमें एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ठीक है। ऐसा मतलब ये लॉजिक से बता सकते हो आप, ठीक है ना, कि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना, तो इट विल बी केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ओके। और दूसरी बात क्या है कि आप सभी इतना तो आप सभी जानते हो कि ये अगर मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें मीन पोजीशन कितना होता है ये तो आप लोग जानते होंगे ना। मीन पोजीशन मतलब जिस पॉइंट के बाद ऑसिलेशन होगा वो बेसिकली x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना इसमें। तो पहले देखो, पहले एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग देखो, अगर जो क्लास 11th वगैरह में पढ़े हो ना, वो रिकॉल करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इस केस में अगर आप फोर्स निकालोगे ना, तो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, देखो यहाँ से माइनस के एक्स और माइनस ई इंटू ई। तो अगर इसमें आप फोर्स को 0 करोगे ना, अगर फोर्स को 0 करते हैं तो देखो यहाँ से माइनस के एक्स और माइनस ई इंटू ई ऐसा निकलता है। तो x इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ से कितना निकल रहा है, e इंटू ई और बाई के। तो इस केस में जानते हो क्या है, फोर्स उस पोजीशन पे 0 है जहां पे x का वैल्यू e इंटू ई बाई के है। तो इसी को मीन पोजीशन कहते हैं, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ठीक है ना, इसे मीन पोजीशन कहा जाता है। तो जहां पे फोर्स 0 होगा ना, दैट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो अब आप बताइए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देंगे तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगा? ऑरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन हो जाएगा, और अब जो है ना ऑरिजिन जो है मीन पोजीशन हो जाएगा, ऑरिजिन मीन पोजीशन। क्योंकि अब जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0। तो इसमें इसीलिए बोला जाएगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे सिस्टम हैज एब्जॉर्ब्ड ए फोटोन एंड नाउ इट इज ऑसिलेटिंग विथ x इक्वल टू 0 एज मीन पोजीशन, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना शायद, ठीक है। नेक्स्ट बी और सी अलाइनमेंट थर्ड से x 0 है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ओके, तो समझ में आ गया ना सभी को, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। देखो आप पहले था एनर्जी में ये टर्म माइनस हो रहा था, अब ये टर्म माइनस नहीं हो रहा है, तो एनर्जी आप बोलोगे इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीज तभी करेगा ना जब आप फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। 14 सर अगर v of x plus a equal to v of x, then what will happen to the psi of x plus a equal to psi of x? Sir, is that possible, sir? क्या कह रहे हो? सर अगर v of x plus a equal to v of x हुआ है, तो psi of x plus a equal to psi of x होगा क्या? देखो ये जो है ना क्वेश्चन, अभी ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं, वो नहीं होगा। और इट इज एक्चुअली ए क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक थ्योरम, ठीक है ना।
तो ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसमें ये बोल रहे हो ना वी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स हो रहा है ना, तो तुम बोल रहे हो कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, साई ऑफ एक्स, ये बोल रहे हो ना। जी सर, जी तो सर। ये नहीं होता है, नहीं होता है ये, ठीक है ना, इट इज नॉट इक्वल एक्चुअली। ठीक है, बाद में हम ये पढ़ाएंगे आप लोग को। देखो जब कोऑर्डिनेट में समथिंग ऐड होता है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन का केस है, ये ऑपरेटर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये जैम के बियॉन्ड है, लेकिन आपको बता रहे हैं। इसमें जो है ना बाद में ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी यूज होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक थ्योरम, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ब्लॉक थ्योरम इसी पे बेस्ड है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। सर अभी अगर जो अब उसी ये जगह जानते हो, देखो एक मिनट, अभी इसको जो है ना छोड़ो, वही हम बोले ना कि बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब इसको अभी छोड़ दो, ठीक है ना। ये जब हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे तो डिस्कस होगा ये, ठीक है ना, ऑपरेटर टॉपिक में। अभी जानते हो जितना पढ़ाया गया है उससे डायरेक्टली जो रिलेटेड है ना, उसको हम आज डिस्कस करने के लिए क्लास लगाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल एडवांस जो पढ़ाया नहीं गया उसको भी डिस्कस कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको हम लोग अब थोड़ा सा हिंट दे दिए ना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो जा करके, ठीक है ना। ट्रांसलेशन ऑपरेटर का टॉपिक है, ब्लॉक थ्योरम है, ठीक है ना, ये सभी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। 40 सर। आप लोग थोड़ा जो है ना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। जो चीज डिस्कस ही नहीं किया है वो अभी कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया 40 नंबर में, ए वन डायमेंशनल क्वांटम ऑसिलेटर इज इन ग्राउंड स्टेट, ये दिया हुआ है इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा गया है बेसिकली टू experiment A and B are performed on system. In A, the frequency omega of oscillator is suddenly doubled, while in B, frequency is suddenly halved. If PA and PB denote the probability in each state, the system is found in a new ground state immediately after the frequency change. Which of the following is true? ठीक है, जानते हो मतलब वही बात हो जा रही है, ठीक है। एक्चुअली हाँ, इसमें जानते हो ये भी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर भी हम चलो इसको बता देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, एक में ओमेगा को डबल कर दिया गया और एक में ओमेगा को हाफ कर दिया गया, ऐसा ही है ना, ठीक है। हम इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना मतलब पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। देखो पहले जो है ना हमारा वेव फंक्शन ऐसे दिया हुआ है साई नॉट, और ये ओमेगा का फंक्शन में दिया हुआ है। अब एक केस जो है ना, मान लो ये अब साई 1 बन गया है, इट इज फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा, मतलब ओमेगा की जगह 2 ओमेगा लिख देना है, ठीक है ना। और दूसरा केस जो है ना वो है बेसिकली साई 2, और इसमें ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 लिख देना है, बस ऐसा ही है ना। तो देखिए ये हम लोग अभी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वही बात हो रही है कि इसमें आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत डायरेक्टली जो बाद में ही डिस्कस कर दीजिएगा, अभी रहने हाँ दीजिए। नहीं, थोड़ा सा सिर्फ बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये हमारा इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेट, ठीक है ना, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना। और ये मतलब एक बार ये फाइनल हो जाएगा और ये फाइनल स्टेट, ठीक है ना, ये फाइनल स्टेट है या फिर ये फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, ये इनिशियल स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट है और फाइनल का भी ये ग्राउंड स्टेट है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, मतलब ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को जस्ट डायरेक्टली डबल करेंगे ना, तो फाइनल स्टेट भी जो है वो ग्राउंड स्टेट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो देखो ये मतलब अभी आप लोग पढ़ोगे इसमें कि इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है ना। इसका एक मतलब ये हम अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को इसमें पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसको ऐसे लिखा जाता है साई फाइनल स्टार और इंटू साई इनिशियल, ठीक है ना। ये हम लोग निकालते हैं और इंटू dx, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मान लो लिमिट -∞ से +∞ है और इसका होल स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो बस जानते हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो साई फाइनल की जगह एक बार साई 1 को लिखना पड़ेगा और एक बार साई 2 को लिखना पड़ेगा और एक बार इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके हेल्प से फिर आपको कंपैरिजन पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें जानते हो हमको लगता नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसमें क्या होगा कि आप जैसे इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ना, देखो e⁻⁻ वहां पे मान लो ऐसा आ रहा है m ओमेगा x²/2 ऐसा कुछ आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म को जो है ना, देखो आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म को समथिंग सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे ना तो जो प्री फैक्टर बाहर निकल जाएगा,
उससे इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिना इंटीग्रेशन के इसका आंसर पता चलेगा, या तो फिर ये इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये गामा फंक्शन से इंटीग्रेट हो जाता है। आप सभी जानते हो ना कि ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर किससे इंटीग्रेट होता है, ये गामा फंक्शन से इंटीग्रेट होता है ना। यस सर। हाँ, तो dx ऐसे गामा फंक्शन से इंटीग्रेट होगा। तो देखो बस अभी इतना समझ लो, ठीक है, कि इसी को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करके आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फाइनल में, आप समझ रहे हो, फाइनल में एक बार ये पुट करना पड़ेगा और एक बार ये पुट करना पड़ेगा। मतलब जो वे फंक्शन दिया हुआ है ना, उसी में ओमेगा की जगह 2 ओमेगा करना पड़ेगा एक बार, और एक बार ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 2। फिर आपको 2 बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दोनों कंपेयर हो जाएगा। तो करके देखोगे, नहीं होगा फिर हमको बताओगे, ठीक है ना। हमको लगता है इसका आंसर जानते हो, बिना इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, ठीक है। हाँ बोलो। इस वाले क्वेश्चन को सर जैसे कि वो किया था साई मॉड साई स्क्वायर dx, उस वाले मेथड से मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल के एक बार ओमेगा और मतलब 2 अलग अलग रख के निकाल के भी आ रहा था आंसर। क्या आप जैसे बता रहे हो उससे क्या कह रहे हो, मतलब क्या जो कह रहे हो आपने साई। प्रोबेबिलिटी का पहले कॉन्सेप्ट होता है मॉड साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। हाँ, मॉड साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पहले एक के लिए नहीं नहीं ओमेगा के नहीं, लिए, आप लोग फिर एक दूसरे मिनट ओमेगा के लिए। देखो, 1 मिनट पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी के मतलब एक रेंज में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, समझ गया ना, कि कोई इनिशियल स्टेट दिया हुआ है ना, अब फाइनल स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट समथिंग दिया हुआ है, अब मान लो कोई मेजरमेंट किया जा रहा है, अब बोला जा रहा है मेजरमेंट की वजह से किसी थर्ड स्टेट में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है ना, देखो स्टेट चेंज होने की बात हो रही है यहाँ पे, जब भी स्टेट चेंज होने की बात होगी ना, तो कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। ये अभी हम आपको पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में बताएंगे। देखो इसमें बोला गया है ना, इफ P and PB डिनोट द प्रोबेबिलिटीज इन ईच केस दैट सिस्टम इज फाउंड इन न्यू ग्राउंड स्टेट। ऐसा जब भी वर्ड बोला जाएगा ना कि न्यू ग्राउंड स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रीक्वेंसी चेंज, तो मतलब पहले इस स्टेट में था, अब जो स्टेट इसका बनेगा ना, यहाँ पे ओमेगा की जगह एक बार 2 ओमेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 ओमेगा, और एक बार, ठीक है, एक बार ओमेगा की जगह पे ओमेगा बाय 2 करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिकली, एक बार वो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी देखिए ना, वो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए था, इन्होंने अरे वो करेक्शन कर लोगे आप लोग, थोड़ा बहुत हमको लग रहा है मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना। आप लोग ये चीज जानते हो, थोड़ा सा अनयूजुअल कभी लगे ना, तो ये TFR 2015 का पेपर में ओरिजिनल में देख लोगे, ठीक है। तो आपको देखो, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो, अननेसेसरी चीजों पर फोकस नहीं किया करो, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं, ये जानते हो, देखो एक क्वेश्चन होता है कि जैसे बस एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, और आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बस आप इसका साई मॉडुलस स्क्वायर करोगे और dx, और इसको 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, 0 और 1 के। एक होता है कि इनिशियल वेव फंक्शन दिया हुआ है और फिर फाइनल वेव फंक्शन भी दिया हुआ है, अब बोला जाता है कि उस स्टेट में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, या और ऐसे निकलता है वो, ठीक है ना। तो ये अभी हम बताए नहीं थे आप लोगों को, ठीक है। तो अब जो लोग इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, करके देख लोगे, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। सर इसमें एक बार बता देना फाइनल वाले को कौन लेना है और इनिशियल वाले को कौन लेना है। अरे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, अभी उतना देर तक बता रहे हैं, तो अब क्या चाहते हो तुम लोग, एकदम लिख, क्या बोलते हैं, थोड़ा ये सब कुछ लिख दिया सर है ये यहाँ पे, क्वेश्चन उसके में बाद ये लिखा है जो इमीडिएटली आफ्टर द फ्रीक्वेंसी, ये सब अरे वही, इमीडिएटली के लिए एक कुछ मिनट अलग थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल स्टेट आपका साई नॉट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल दिया हुआ है, साई नॉट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। अब यस और नो तो कुछ बोलो कम से कम। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये इनिशियल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ो पूरा, देखो 2 एक्सपेरिमेंट दिस आर परफॉर्म्ड, इसमें बोला है फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ऑसिलेशन सडनली डबल्ड, एक में डबल किया जा रहा है, ठीक है ना, वाइल बी में क्या कर रहे हैं, सडनली हाफ किया जा रहा है। PA/PB डिनोट द प्रोबेबिलिटीज इन ईच केस ऑफ सिस्टम इज फाउंड इन न्यू ग्राउंड स्टेट इमीडिएटली। तो न्यू ग्राउंड स्टेट कैसे बनेगा हमारा, अब न्यू वेव फंक्शन कैसे बनेगा, जो ये वेव फंक्शन दिया हुआ है ना हमारा, ठीक है ना, इसी में ओमेगा की जगह क्या करना है, एक बार 2 ओमेगा कर देना है और एक बार ओमेगा बाय 2 कर देना है, ठीक है ना। तो आप लोग को इसमें ये क्या प्रॉब्लम है कि आपको फाइनल स्टेट कौन सा है समझ ही में नहीं आ रहा है। एक बार जो है क्या बोलते हैं 2 ओमेगा करें तो ये एक फाइनल स्टेट हुआ, और एक बार ओमेगा बाय 2 करेंगे वो फाइनल स्टेट होगा, वो फाइनल स्टेट यहाँ पुट करोगे, एक और इनिशियल ये आपका है, ठीक है ना।
तो ये एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। एक बार फाइनल ये पुट करेंगे, एक बार फाइनल ये पुट करेंगे। जब फाइनल ये पुट कर रहे हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी ए बोलेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। जब दूसरा में फाइनल हम ये पुट कर रहे होंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी बी बोलेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये करके देखोगे आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा सा फोकस किया करो तुम लोग, बताने के बाद भी। सर जो नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी होती है सर, उसमें ई एफ और ई आई सर जो दोनों सेम होते हैं ना, साई एफ और साई आई, इसलिए सर वो मॉड हो जाता है उसका। अब अभी वो एक अलग चीज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे अलग है, वे फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसको करके देख लोगे, ठीक है ना। जो लेकिन हम जब पॉस्टुलेट पढ़ाएंगे ना उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है ना। ये पॉस्टुलेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. सर हाँ। असाइनमेंट थर्ड का क्वेश्चन 6 एक मिनट, अभी ये असाइनमेंट Sir, ओपन है इसी ना, assignment अभी में एक मिनट, अभी देखो 29 अभी जो है ना, देखो ऐसे ही हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अभी ये असाइनमेंट ओपन है, ठीक है ना, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जिसको इसमें पूछना है वही पूछ लो, ठीक है। ऐसे रैंडम नहीं पूछना है कि इस असाइनमेंट में और इस असाइनमेंट में, ठीक है। तो देखो ये कौन सा बोल रहे हो अभी तुम लोग, 17 नंबर? क्वेश्चन नंबर 4 सर। एक मिनट, 4 उसमें बुक में गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन, एक मिनट रुको, गलत लिखा हुआ है, छोड़ो ना उसको तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर दी ग्राउंड स्टेट फर्स्ट these three states are normalized and orthogonal to one another. psi 1 psi 2 are the states defined by, इस तरह से लिखा हुआ है, the value of alpha for which psi 2 is orthogonal to psi 1। तो psi 2 और psi 1 जो है ना ऑर्थोगोनल बोला गया है, तो अल्फा का वैल्यू बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसमें ये सभी जो है ना बोला गया है, psi नॉट, ये सब कैसे स्टेट हैं, these states are normalized and are orthogonal to one another। ये सारे स्टेट phi नॉट, phi 1, phi 2 जो है ना नॉर्मलाइज्ड भी हैं और कैसे हैं, आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं, ऑर्थोगोनल भी हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज का मतलब इनके प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होगा 1 होगा, और डिफरेंट सेम प्रोडक्ट का 1 हो जाएगा और डिफरेंट का, अब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4, देखो psi 1 जो हमारा लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, psi 1 लिखा हुआ है phi नॉट और माइनस 2 phi 1 और प्लस 3 phi 2, ठीक है। और psi 2 इज इक्वल टू, देखो अभी क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत कुछ बचा हुआ है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि अभी आप लोग जो पढ़े नहीं हो ना उससे रिलेटेड हो, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना अभी। तो ये तो हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, तो इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों को, ये सभी क्या कह रहे हो, करेक्ट लिखा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि जैसे phi i phi j जो है ना, मान लो ऐसे लिखते हैं phi i phi j, ये सभी ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है ना, ये ऑर्थो नॉर्मल है। तो ऑर्थो नॉर्मल होने का मतलब है कि सेम का प्रोडक्ट करके ऐसे इंटीग्रेट ऐसे करोगे ना, देखो phi i स्टार और phi j, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हो मान लो x पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डेल्टा आई जे हो जाएगा, मतलब डिफरेंट अगर है तो 0 और सेम अगर है तो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कि psi 1 और psi 2 ये ऑर्थोगोनल है, तो ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया ना कि ऐसे लिखोगे आप, जैसे psi 1 स्टार और psi 2 और dx, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्थोगोनल का मतलब डिफरेंट का प्रोडक्ट करके हम इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे psi 1 का हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा phi नॉट स्टार और प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 phi 1 स्टार और प्लस 3 phi 2 स्टार, ठीक है। और इंटू psi 2 का वैल्यू यहाँ से पुट करो, psi 2 है phi नॉट और माइनस phi 1 और प्लस अल्फा phi 2, ठीक है, और dx, ये इक्वल टू 0 है। इसको ऑर्थोगोनल बोला गया ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा।
अब आप देखिए इधर सॉरी इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, तो इसमें यही होगा फाई नॉट मल्टीप्लाई होकर के इंटीग्रेट होगा ना तो 1 दे देगा, ठीक है ना, फिर फाई नॉट का किसी अदर के साथ 0 हो जाएगा, फाई नॉट का 1 के साथ, फाई नॉट का फाई 2 के साथ सभी 0 हो जाएगा। तो फिर अब फाई 1 का फाई 1 के साथ 1 होगा तो प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे फाई 2 का फाई 2 के साथ तो यहाँ पे 3 अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 3 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू -1 हो गया आंसर। यही समझ में आया ना, फाई 2 स्टार फाई 2 इंटीग्रेशन विल बी 1, ओके, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सभी जो है ना नॉर्मलाइज्ड भी है ऑर्थोगोनल भी है, तो सेम का 1 आएगा डिफरेंट का, तो ये आ गया इसमें आंसर। ठीक है, बुक में सर ये क्वेश्चन गलत दिया है। अरे छोड़ो गलत जो दिया ना उसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ अब आगे बोलो नेक्स्ट। 15 15 में क्या लिखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज पोटेंशियल, तो ये तो वैसा ही हो गया ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन को किए थे ना अभी हम लोग 7 नंबर, ये वाला देखो इसमें से इसको हटाया जा रहा था, ये वाले टर्म को हटा रहे थे, अब इसमें ऐड कर रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा ना, इसको तो 7 नंबर बताए ना, अभी 7 वाले कॉन्सेप्ट लगा करके बना दो उसको, समझ गया ना। देखो यहाँ पे E माइनस ई एक्स था यहाँ पे, अब इसको हटा दिए थे, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, तो उसी के जैसा मैच कर रहा है ना, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन 1 मिनट देखो हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं है, ये देखो ऐसे कहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखो कहीं पे क्वांटम वर्ड आ रहा है क्या, देखो जरा। नो सर। तो जानते हो देखो आपको ये ध्यान रखो कि कभी कभी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से मतलब एग्जाम में तो ये बोल करके नहीं लिखा हुआ रहेगा ना कि ये क्वांटम का असाइनमेंट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये देखो अभी हमारे पास क्या है, ये क्वांटम का असाइनमेंट है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद ही कैटेगराइज करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, आपको पता करना पड़ेगा कि क्वांटम है क्लासिकल है क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में दिख जाएगा तो आप इसको क्या समझोगे, क्वांटम का क्वेश्चन है कि क्लासिकल का क्वेश्चन है, बताइए, मैकेनिक्स का है कि या क्वांटम का? क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, समझ गए ना, इट इज मैकेनिक्स, ओके, ये क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो एक को पॉजिटिव लेके चलेंगे सर। क्या कह रहे हो, एक को पॉजिटिव लेंगे, के को पॉजिटिव लेंगे, क्या बोल रहे हो मतलब? एक को पॉजिटिव मान के चलेंगे ना, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो फिर एनर्जी घट जाएगा। के तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, नहीं सर, ए सर एनर्जी के बारे में बोला ही नहीं है। अब 7 नंबर में एनर्जी पढ़ के आ गए तो क्या यहाँ पे भी एनर्जी, अब ऑप्शन तो पढ़ो पहले, देखो एनर्जी कहीं बोला है क्या इसमें, हाँ एनर्जी कहीं नहीं बोला है, ठीक है। तो फिर देखो इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज पोटेंशियल एनर्जी दिस एंड एडिशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते हो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अदर एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो अब बेसिकली क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अराउंड शिफ्टेड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। मोशन इज नो लॉन्गर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें जानते हो क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी अब ऐसा हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ए एक्स ये है। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें मोशन एसएचएम है नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसमें हम अभी बताए ना इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या निकलेगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन सर माइनस ए बाई के। हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए फोर्स निकालकर 0 कर देते हैं, समझ गए ना, फोर्स इक्वल टू 0। आप सभी जानते हो इक्विलिब्रियम तो इसी को बोलते हैं ना, फोर्स 0 है, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे निकलता है पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव से, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये के एक्स निकल जाएगा और प्लस ए निकल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई के आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अच्छा ये बताइए आप, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये वाला टर्म अगर हम ऐड नहीं किए होते, if we do not add this term then what is the equilibrium position in that case, 0 होगा। तो पहले देखो यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी इतना है ना, हमारा V नॉट जो लिखा था ना हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आप देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, माइक अपना ऑफ कर लिया करो, ठीक है, तुम लोग देखो ये विशेष काम कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है इसमें,
ठीक है। Origin. इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू 0। अब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ये निकल गया, तो आप बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो इसमें यही लिखोगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड, ठीक है, ये तो हो गया। ओके, ये शिफ्ट हो गया। अब आप बताइए कि इसको आप क्या बोलोगे कि मतलब पहले तो देखो हमें पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी जब होता है ना तो एसएचएम होता है। अब इसको इस केस में एसएचएम होगा कि नहीं होगा ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको पता करने का दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। इसको हम जानते हो, एक तरीका बता रहे हैं आपको। देखो एक ये होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ था ना और प्लस ए एक्स, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसमें से आप हाफ के कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, हाफ के कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और इंटू a बाई के, ऐसा हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है ना। यहाँ से देखो हम हाफ के कॉमन ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x और ये a के नीचे ये k भी आ जाएगा, तो प्लस इसमें a बाई के का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, माइनस a बाई के का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आ जाएगा केस, ठीक है। तो अब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ के और यहाँ पे x माइनस a बाई के, सॉरी x प्लस a बाई के का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इधर से आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2k, ऐसा आ गया पोटेंशियल। इज इट ऑल राइट? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस a बाई के को जो है ना, सपोज करो हम y लिख देते हैं, तो देखो ये बेसिकली क्या होगा, हाफ और k y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर बाई 2k। देखो आप ये ध्यान रखोगे कि किसी भी डायनेमिक्स में जानते हो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये जो है ना कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होता है ना कि देखो, क्योंकि आप देखिए जैसे मान लीजिए आप फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इट्स डेरिवेटिव इज 0, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो ना, तो देखो ऐसे लिखते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये लिखते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना तो देखो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म यहाँ पे पुट होगा वही टर्म यहाँ पे भी पुट होगा, तो कांस्टेंट टर्म दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हैज नो इंपॉर्टेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, इन डायनेमिक्स, ठीक है ना, इन डायनेमिक्स। ये हमेशा हम कांस्टेंट का नहीं होता वैसे पोटेंशियल एनर्जी में, तो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या होगा कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शनल डिपेंडेंस है और इस पहले जो था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंस, देखो यहाँ पे मतलब इसका देखो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका दोनों का जब, ठीक है, दोनों का फंक्शनल डिपेंडेंस आप देखिए एक जैसा है कि नहीं है? यस सर। इसका और इसका एक जैसा है डिपेंडेंस, ठीक है। तो जब दोनों का डिपेंडेंस एक जैसा है ना तो इसका मतलब दोनों का डायनामिक्स एक जैसा होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी एसएचएम होगा और इसमें भी एसएचएम होगा, बस डिफरेंस इतना होगा ना कि क्या बोलते हैं, इसमें एसएचएम हो रहा है x इक्वल टू 0 के अबाउट और इसमें एसएचएम होगा अबाउट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू माइनस a बाई के अबाउट, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इसमें देखो निकाले ना माइनस a बाई के। अब दूसरी बात आप ये देखिए इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे हाफ के है और इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट कितना है, हाफ के है, तो सब कुछ एक जैसा है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। इज दैट ओके? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये टर्म ऐड करने से आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी में जो है ना अगर एक लीनियर टर्म इन एक्स ऐड किया जाता है, लीनियर टर्म, ओके, एसएचएम में लीनियर टर्म इन एक्स ऐड करने से बेसिकली पोटेंशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को जानते हो, बाद में हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे ना तो हम उस टाइम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अभी फॉर द टाइम बिंग इतना ध्यान रखो। चलो हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो व्हेन ए लीनियर कोऑर्डिनेट टर्म मतलब इस तरह से, ठीक है ना, ax
ax जैसा टर्म, ठीक है ना, इज एडेड टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें जब ऐड करते हैं देन, ठीक है, देन पोटेंशियल सॉरी देन इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स, तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना शिफ्ट होता है, शिफ्ट्स, ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन ओमेगा डजंट चेंज, ठीक है, उसमें ओमेगा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, सो दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, ओमेगा लेकिन चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसका जो इस फंक्शनल डिपेंडेंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और ये प्योरली मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। सर इसमें इसी क्वेश्चन में अगर हमने ax स्क्वायर जोड़ा होता तो सर क्या सेम रिजल्ट ऑब्टेन होता? नहीं तो ax कैसे सेम रिजल्ट हो जाएगा? अब आप थोड़ा सा देखो, अब क्वेश्चन क्रिएट करते हो ना तो आंसर भी खुद ही क्रिएट करो, ठीक है ना। अब Yes, आपने sir, ऐड कर accept दिया कर एक्स लीजिए। स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगाओ ना, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो दोनों के एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये जो प्री फैक्टर है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, तो फिर क्या चेंज होगा बताइए? फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा ओमेगा। तो फिर तो देखो ये सब जो है ना थोड़ा सोचने की आदत डालो, ठीक है। ये नहीं करना है कि क्वेश्चन क्रिएट करके टीचर से पूछना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हम ये नहीं बोलते कि मत पूछो हमसे, पूछो लेकिन थोड़ा सोचने के बाद पूछो, ठीक है ना। यस सर, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन क्रिएट किया तुमने और एकदम तुरंत हमसे ही पूछ दिया, अगर थोड़ा सा सोचे होते ना तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, और ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो। सर 18 का हिंट देंगे आप? 18 में क्या है जानते हो? अभी मेन प्रॉब्लम यही है ना कि हमें भी पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन अभी आप लोग अटेम्प्ट किया और वो हो पाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ k इज सडनली चेंज टू 4k, तो फिर वही बात हो रही है ना आप लोग। अब इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो k हम यूज करके निकाल रहे हैं, तो एक वेव फंक्शन अभी बना हुआ है, समझ रहे हो ना। और जब k की जगह 4k लिख दोगे तो ये वेव फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये चेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए अब एक जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसमें आपको पता चल रहा है कि एक नया मतलब इनिशियल वेव फंक्शन है और फाइनल वेव फंक्शन डिफरेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अभी हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, देखो ये इससे बनेगा। तो बस एक फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करो, फिर उसका होल स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। ओके सर। तो बस इसी से बन जाएगा वो क्वेश्चन भी, वो भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ऐसे जानते हो, आपको हम बता रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा टीएफआर में ही पूछा गया है, ठीक है। टीएफआर में आप देखोगे आगे चल के हो सकता है पार्टिकल बॉक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि मान लीजिए कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, उसका जो विड्थ है ना वो एल है, ठीक है। अब उसमें बोला गया है सडनली विड्थ को हम 2l कर देंगे, ठीक है। तो फिर इस पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसमें भी वही बात होगी कि एक इनिशियल स्टेट दिया हुआ है, फिर एक फाइनल स्टेट है, तो हम उसमें वही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट, तो इस तरह से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकलता है, लेकिन हम फिर भी इसको अलग से बताएंगे, ठीक है ना, जब हम लोग पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट सर बताइए। 29 क्वेश्चन 29। लेकिन इसको आप लोग ट्राई करके देख लोगे, क्योंकि हमें इतना तो बता दिया ना, इतना बताने से आंसर आ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो, हम जानते हो, देखो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो प्योरली इंटीग्रेशन बेस्ड होते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, यहाँ वेव फंक्शन पुट करना है, वेव फंक्शन और इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो आप लोग खुद से कर सकते हो। अब कौन सा बोल रहे हो? 29? यस सर। एक मिनट, इधर है ये। बोले टू हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी आर इन एक्साइटेड स्टेट विथ सेम एनर्जी E as measured from their respective ground state. The natural frequency of A is twice that of B. ठीक है, B ये कहां से आ गया बीच में? If the wave function of B is sketched in the above picture, which of the following best represents wave function of A? अच्छा ठीक है, देखो इसमें बोला गया टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वेश्चन जानते हो एक बार में नहीं समझ में आता है, थोड़ा एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। Two harmonic oscillator A and B are in excited eigenstates with same excitation energy. दोनों का excitation energy
सेम दिया हुआ है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बी से ट्वाइस है, ठीक है। दोनों का सेम एक्सिटेशन एनर्जी भी है, ओके। ऑल राइट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ठीक है। सो इसमें बोला कि इफ बी वेव फंक्शन ऑफ बी इज स्केच्ड इन द अबव पिक्चर, बी का ये दिया हुआ है, इसमें क्या बोला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का जो है ना बी के ट्वाइस है, ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि इसमें बी का कौन सा वेव फंक्शन होगा, है ना। तो ए का वेव फंक्शन कैसा होगा, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि दोनों का जो है ना एक्सिटेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली बोला गया है कि सेम है, ऐसा बोला गया ना, देखो यहाँ पे विथ सेम एक्सिटेशन एनर्जी ई एज मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्सिटेशन एनर्जी दोनों का सेम दिया हुआ है, ओके। तो इसका मतलब देखो इस तरह से पहले समझ लो, जैसे यहाँ पे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर ए है और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर बी है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जो होगा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 होगा, सॉरी इसका डबल है ना फ्रीक्वेंसी, तो बस यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एच क्रॉस और बेसिकली 2 ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, और इसमें लिखना पड़ेगा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना डबल बोला गया है इसमें, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ से हम मान लो एक सर्टेन एनर्जी से एक्साइट करते हैं इसको, और उसी एनर्जी से इसको भी एक्साइट कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे सेम एनर्जी डिफरेंस दोनों का सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा स्टेट है, बी के लिए तो पता चल जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे देखो बी का इसमें देखो कितने नोट्स हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें नोट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नोट्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली n इक्वल टू 10 स्टेट में आ गया यहाँ पे बी 10 नोट्स, ये n इक्वल टू 0 स्टेट था ना। तो आपने देखा ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में जितने नोट्स थे वही बेसिकली n के वैल्यू के इक्वल था नोट, नंबर ऑफ नोट। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप प्लॉट कर रहे थे तो इस तरह से था ये, ठीक है ना। तो उसमें हमने 10 नोट्स काउंट किए, ये लास्ट वाले को काउंट नहीं करते, इधर तो जाके 0 हो ही जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पे नॉन जीरो मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है वो देख रहे थे। तो इसमें जो है ना देखो बेसिकली हमारा 10 नोट्स है, इसमें 10 नोट्स, ठीक है। तो 10 नोट्स था तो हम n इक्वल टू 10 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब एनर्जी लिखोगे ना, यहाँ पे एनर्जी तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको h क्रॉस ओमेगा और 10 प्लस हाफ, ठीक है, 10 प्लस हाफ लिखेंगे। तो अब देखिए इन दोनों में फिर डिफरेंस एक्सिटेशन एनर्जी कितना निकला यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज द एक्सिटेशन एनर्जी, ये डिफरेंस निकाल लोगे तो 10 h क्रॉस ओमेगा, यही निकला ना। तो इसमें अब आप बताइए कि इसमें जब हम वही एक्सिटेशन एनर्जी इसमें भी है 10 h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी इसका 2 ओमेगा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 h क्रॉस और 2 ओमेगा। कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ देखो जैसे नंबर ऑफ नोट्स 10 था ना, तो इसमें डिफरेंस इन एनर्जी जो है बेसिकली दोनों स्टेट्स के बीच में 10 h क्रॉस ओमेगा आया। मतलब h क्रॉस ओमेगा जो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस इन एनर्जी होता है ना, यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा जो फैक्टर है उसका 10 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है ना, तो h क्रॉस 2 ओमेगा का कितना टाइम्स आ रहा है, ये 5 टाइम्स, ओके। तो इसका मतलब ये n इक्वल टू 5th स्टेट होगा, n इक्वल टू 5 स्टेट होगा। तो नंबर ऑफ नोट्स जो है ना हम जब काउंट करेंगे तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना आप देखो यहाँ से 5 नोट जिसमें है वही होगा आंसर। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो इसमें भी 5 दे दिया। इसमें कितना दिया हुआ है 1 2 3, इसमें तो ज्यादा दिया हुआ है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये भी ज्यादा है। तो अब इसमें जो है ना देखो 2 हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों में बेसिकली पता करना होगा कि कैसे ये होना चाहिए ना, सिर्फ डबल फ्रीक्वेंसी है।
देखो इसमें जानते हो, अब लॉजिक जानते हो क्या लगेगा कि इसमें जो है ना फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हो, डबल है। सर अब शायद बी होना चाहिए सर, डबल फ्रीक्वेंसी है तो सर जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। चल एक मिनट, नहीं नहीं, इसमें ये हम किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, जल्दी जल्दी रिपीट करेगा, वो चीज डिस्कस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, जानते हो मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में बात किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जो है ना मतलब देखो अगर ऐसा होता ना कि इसमें दोनों में क्या बोलते हैं सेम स्टेट में होते तो हम कंपैरिजन करते ना, ये अलग अलग स्टेट में चला गया, ये n=10 स्टेट है और ये n=5 स्टेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से बात हो रही है ना बेसिकली, ठीक है। ये n=10 हो गया था यहाँ पे, n=10 स्टेट में है और n=5 स्टेट में है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तो हमें पता चल गया ना कि देखो नंबर ऑफ नोड इसमें 5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें देखो 5 है और इसमें भी 5 है। अब सर ए और बी में तो सेम फ्रीक्वेंसी होगा ना सर, इसमें तो मतलब टोटल तो सर नंबर ऑफ साइकिल तो इक्वली कम। देखो यहाँ पे दो तरह का ऑसिलेटर है ना, एक बी है और एक ए है, ठीक है ना। तो ए का हम लोग इतना सारा डिस्कस किया, आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है। देखो ये जो डिस्कशन नहीं किया एक्चुअली गया सर अभी, ऑप्शन में ए एंड बी में सर ऑप्शन पूछ रहे थे, फ्रीक्वेंसी सर ए मुझे और बी बी जो लग रहा ऑप्शन है है उसका उसके अलग आंसर। अलग होंगे क्या? अभी रुको एक मिनट, पहले देखो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग उसके इस पे ध्यान दीजिए अभी पहले, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या बोल रहे थे, आप लोग देखो क्वेश्चन जैसे प्रोसीड बताया गया ना उस तरह से प्रोसीड किए हम लोग कि दोनों का एक्सिटेशन एनर्जी सेम है। तो इसमें जो है ना देखो बोला कि हमने नंबर ऑफ नोड काउंट किया एक बी के लिए, डी के का दिया हुआ था ना वेव फंक्शन, तो इसको पहले हम काउंट किया, नंबर ऑफ नोड 10 निकला, तो हम समझ गए कि ये n=10 स्टेट में चला गया, तो इससे हमें पता चल गया एक्सिटेशन एनर्जी इतना है। अब बोला गया इसका भी एक्सिटेशन एनर्जी उतना ही है, तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में जब लिख रहे हैं ना 5 है, तो हमें पता चल गया n=5। तो पहली बात ये पता चल गया कि इसमें 5 नोड्स हैं, 5 नोड्स। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो इसमें ए और बी में है अब, ठीक है ना। तो ए और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इक्वल नंबर ऑफ नोड्स है। अब हमको किसी तरह से उसको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा उसमें बेसिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देखो वेव फंक्शन जब भी हम लोग इसका लिख रहे हैं ना, तो वेव फंक्शन में कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा है ऊपर में, आप देखो कि हम लोग ऐसे लिखे हुए थे α² x² और बाई 2 ऐसे लिखे हुए थे, और यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल था HN∝x, याद है ना, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना, HN∝x। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अल्फा के वैल्यू हम लोग ऐसे लिखे थे √m ओमेगा और h बार। तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे ना, ओके, तो यहाँ पे ऐसे आएगा e⁻⁻m ओमेगा और x² और डिवाइडेड बाय 2h बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल वेव फंक्शन जो है ना, ये बेसिकली देखो सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी पड़ती है, ठीक है ना बेसिकली। तो देखो यहाँ पे वेव फंक्शन जो है ना इस फॉर्मेट का है, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे कि अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज ओमेगा, तो आप बताइए ये वेव फंक्शन जल्दी डिके करेगा या देर में डिके करेगा? इफ यू इंक्रीज ओमेगा जल्दी डिके करेगा सर। जल्दी डिके करेगा ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से आप देखिए, तो इसमें जो है ना देखो क्या हो रहा है कि इसमें वेव फंक्शन जो है बेसिकली इसमें ये 10 देखो 10 के बियॉन्ड, यहाँ पे वेव फंक्शन जो है ना 5 के आसपास देखो डिके करके 0 हो गया था बी में, लेकिन ए का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बी से डबल है, तो ए में जल्दी डिके करना चाहिए ना। तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है कि ऑप्शन ए में कि ये बिल्कुल डिके करके 10 के पास 0 हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया है ना, तो ये और जल्दी डिके करेगा, मतलब ये 5 के बाद डिके करके 0 हो रहा था ना, तो ये 5 के पहले ही हो जाएगा, ओके। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी होगी इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसका है, TFR 2016 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ आंसर देखो जरा, यस सर। हाँ, यस तो सर। ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। तो लॉजिक समझ में आ गया ना सभी को। देखो आप लोग को देखो इन चीजों पे थोड़ा गौर करना होगा, जैसे इसमें देखो दिखाया है ना, नंबरिंग किया हुआ है यहाँ पे। नंबरिंग करने का मतलब यही है कि ये दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे ये डिके करके 0 हो रहा है। ये 5 के जस्ट बाद हो रहा था, तो अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, ओके, वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। यहाँ से देखिए आप फ्रीक्वेंसी आप इसको बढ़ा रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये फास्टर डिके करेगा। आप देखो एक बार समझा देते हैं फिर से। देखो अगर मान लो आपसे पूछते हैं कि e⁻, देखो ग्राफ वाइज आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर सपोज करिए कि ऐसा है एक, ठीक है ना, ग्राफ। अगर हम बोलते हैं कि एक बार ग्राफ में आप e⁻⁻x² को प्लॉट करिए और एक e⁻⁻2x² को,
तो जानते हो ग्राफ कैसा होगा, देखो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट होंगे दोनों ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ से, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और ये जो है ना यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कौन सा ग्राफ, इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कौन से ग्राफ के लिए होगा, इसके लिए और इसके लिए। हाँ, ये होगा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा e का पावर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जब आप डबल करोगे ना तो ये थोड़ा फास्टर डिके करेगा, तो वो जल्दी 5 से पहले 0 होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका ये आ जाएगा बी ऑप्शन। तो लॉजिक समझ में आया सभी को, पहले तो नंबर ऑफ नोड निकाला गया और दूसरा डीके के बेसिस पे बताया जा रहा है, वो इसी चीज पे फोकस ही किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, देख रहे हो ना, यहाँ 5 के बाद दिखाया गया है, इसमें 10 के आसपास दिखाया गया है, इसमें 5 के पहले दिखा दिया गया, तो इसी चीज पे फोकस है बेसिकली, और नंबर ऑफ नोड पे फोकस है। देखो इन सभी में नंबर ऑफ नोड डिफरेंट है, ठीक है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 32 32 जो है ना, अभी इसको छोड़ दो, अभी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। ये टाइम का क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग वो मतलब उतना ज्यादा भी पढ़े नहीं है, ठीक है। इसमें अच्छा, लेकिन एक मिनट कर सकते हैं इसको भी 32 को, लेकिन चलो ठीक है, देखो हम बता देते हैं 32। देखो कंसीडर क्या लिखा है, कंसीडर ए स्टेट डिस्क्राइब बाय psi2 psi4 where psi2 psi4 are normalized are respectively second and fourth normalized harmonic oscillator wave function. Omega is angular frequency of the harmonic oscillator. ये normalized है, देखो इसमें लिखा गया है ना, psi2 psi4 कैसा वेव फंक्शन है, normalized, ठीक है ना। अब बोल रहा है द वेव फंक्शन psi xt, नहीं ये जो है ना जीरो नहीं है यहाँ पे, ये जानते हो, थोड़ा सा मिस्टेक कोई बता सकता है कहाँ पे मिस्टेक है इसमें जानते हो, ऐसा लिखा होगा हाँ t इक्वल टू 0 है, समझिए ना। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है द वेव फंक्शन साई एक्स एंड t, ये इक्वल टू 0 है ना, वो इसके अंदर लाना पड़ेगा, साई एक्स t इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम पे जो वेव फंक्शन है विल बी ऑर्थोगोनल टू साई एक्स टी एट टाइम t इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये बताना है कितने टाइम के बाद ये इस पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम इसको बता देते हैं, फिर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, ये psi2 psi4 लिखा हुआ है, देखो ऐसा है ये बेसिकली, ठीक है। इट इज psi इक्वल टू psi2 xt और प्लस psi4 xt, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज द वेव फंक्शन, ओके। जस्ट अ मिनट रुको। ठीक है, तो हम लोग जानते हो, देखो यहाँ पे साई ऐसे करके x 0 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा psi2 x और प्लस psi4 x, सिर्फ ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब हम आपको याद है, हम बताए थे कि वेव फंक्शन को अगर टाइम डिपेंडेंट बनाना है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो साई xt जो लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे xt, तो हम ऐसे लिखेंगे psi2 x, ये जैसे देखो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट वेव फंक्शन है ना, इसको टाइम डिपेंडेंट मतलब बनाना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा e माइनस e2t अपॉन h क्रॉस, ठीक है ना। ये psi2 है ना, तो e2 लिखना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे psi4 और x है, ये सिर्फ x का फंक्शन है, और e माइनस आयोटा e4 t और डिवाइडेड बाय h बार, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ रहा है ना, ये आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि वेव फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट बनाने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म से, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हो गए, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो जाएगा कि साई एक्स टी का अगर आप स्टार लेकर के साई एक्स 0 के साथ इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो ये 0 आ जाएगा, यही बोला गया है क्वेश्चन में, ये ऑर्थोगोनल हो गया है, ठीक है ना। दीज टू आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल जब भी बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना यही करना है कि एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए वाला फाइनल था इसीलिए उसी का कॉन्सेप्ट लिया ना, ठीक है। तो इसमें जानते हो, इसका देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लोगे तो यहाँ पे psi2 स्टार बन जाएगा और e टू द पावर आयोटा e2t और डिवाइडेड बाय h बार ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे psi4 स्टार हो जाएगा,
ठीक है ना, इसमें देखो, और e टू द पावर आयोटा e4t और डिवाइडेड बाय h बार, ठीक है ना, ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब साई एक्स जीरो में ये बस ऐसा लिखा हुआ है, देखो साई टू प्लस साई 4 ऐसा है ये, और dx, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि साई टू साई 4 जो है ना, साई टू साई 4 ये सभी ऑर्थोनॉर्मल हैं, ऑर्थो नॉर्मल, ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि अगर सेम को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आएगा, और डिफरेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो देखो साई 2 को साई 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इनटू ये वाला टर्म बच जाएगा e पर आयोटा e2t और डिवाइड बाय h बार, प्लस जब हम साई 4 को साई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो साई 4 को साई 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और e पर आयोटा e4t और डिवाइडेड बाय h बार आ जाएगा, ठीक है ना, और दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल है ना। ये ऑर्थो, यहाँ सॉरी साइड में देखो 0 लिखा हुआ था तो ये 0 है, ठीक है। अब देखो साई 2 को साई 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल है तो ये 0 हो जाएगा, फिर साई 4 को साई 2 से करोगे वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा बस इतना ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, e टू द पावर आयोटा और यहाँ पे e2t और डिवाइडेड बाई h बार, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। या इसको ऐसा करो कि इसको हम मान लो राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है ना, लेट अस टेक इट टू द राइट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप e टू द पावर आयोटा e4 माइनस e2 और इंटू t और डिवाइडेड बाय h बार इज इक्वल टू -1। कैन वी राइट लाइक दिस, देखो जरा। यस सर। ठीक है, तो ये -1 जो आएगा ना, इसको आप e टू द पावर आयोटा पाई लिख सकते हो। आयोटा पाई का वैल्यू जो है ना -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा e4 माइनस e2, ठीक है ना, और इंटू t और डिवाइडेड बाई h बार इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि t इज इक्वल टू पाई इंटू h क्रॉस और डिवाइड बाई e4 माइनस e2 हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। बस क्वेश्चन में जो दिया है देखो, मतलब यहाँ पे पाई h क्रॉस हो गया, और बेसिकली e4 का वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे 4 माइनस और e2 में 2 आ जाएगा और इंटू h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी। तो यहाँ से h क्रॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 बच जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा आंसर होगा। e4 माइनस e2 यही करोगे तो यही आएगा ना, 4 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और इंटू h क्रॉस ओमेगा। एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का बोला गया था ना, तो इसलिए। तो ये आप जानते हो, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना, कि अगर कभी भी दो स्टेट्स दिए हुए हैं ना, अब इनिशियल दिया हुआ है समथिंग और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो जैसे ऐसा दिया हुआ है कभी भी कि एक जो स्टेट है ना वो इन दोनों का सुपरपोजिशन में दिया हुआ है, दो स्टेट के सुपरपोजिशन में। अब अगर ये बोला जाता है ना कि इसका टाइम के साथ ये स्टेट चेंज हो रहे हैं दोनों, ठीक है, तो कितनी देर के बाद इनिशियल स्टेट पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर सकते हो, कितनी देर के बाद ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो स्टेट दिए हुए, वही दोनों स्टेट का डिफरेंस इन एनर्जी नीचे आ जाएगा, ऊपर में पाई h क्रॉस आ जाएगा। मेथड तो आपको पूरा कंप्लीट बता दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। वो 28 का हिंट दे दें। किसका 28 का? तो इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर में चेंज कर दो ना, ये देखो x स्क्वायर को मिला दो, ठीक है ना, और फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले से कंपेयर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें ये अपन की x स्क्वायर का टर्म है जो हार्मोनिक से मिल रहा है, तो बस उसी से अपन ने इसको किया है ना। इसको जानते हो, देखो x वाले को भी हटाना पड़ेगा ना, x भी हटेगा। तो अभी हम बताए थे, अभी जो एक केस हम डिस्कस किए जिसमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए थे। यस सर, यस। हाँ, तो इसको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर वाले को कंबाइन करोगे, फिर जो है ना इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां पे y लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब प्योरली हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है ना, उस तरह से कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं, जैसे उसमें भी हम कन्वर्जन किए थे ना, देखो जैसे यहाँ पे कन्वर्जन करके दिखाए थे। सर जो आपने सॉल्यूशन लिखा है सर, इसमें डाउट पूछना था सर। जो आपने सॉल्यूशन लिखा है सर, आपने क्या किया कि आपने E2 को राइट हैंड साइड ले गए सर। अगर हम E4 को राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो सर अरे जो करना है करो, 1 मिनट, ठीक है, ये सब बात नहीं बोला करो, ठीक है, अब करके देख लो, ठीक है, वही आंसर आएगा। सर किए हैं सर, बट वो टाइम नेगेटिव आएगा। देखो तुम लोग को हम बोले ना कि अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्लास में, ठीक है ना।
टाइम नेगेटिव क्यों होगा? 0 से स्टार्ट हो रहा है अगर, तो टाइम नेगेटिव होगा क्या? बोलो। सर इसीलिए सर मैं पूछ रहा था कि क्या मोड उसको लगाना पड़ेगा उस तो केस आप में? उसको जाके सही करो, ठीक है ना, खुद से सोचो, ठीक है ना, खुद से सोचो और सही करो उसको, ठीक है। अब मॉड हमसे क्यों पूछ रहे हो कि मॉड लगाना पड़ेगा? ठीक है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है ना वहाँ पे। टाइम आप देखो, स्टार्टिंग में टाइम कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अब उसके बाद बताइए टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। अब उसको आपको खुद से एडजस्ट करना है, आप कैलकुलेशन ऐसे करना है ना कि ताकि पॉजिटिव आंसर आए। अब चाहे मॉड लगाना पड़ रहा है या कुछ लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब टाइम जब 0 से स्टार्ट हुआ तो कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? नेगेटिव नहीं आएगा ना। तो अब आप कैसे नो सर। एडजस्ट करना है ये आपका काम है, ठीक है ना। तो नेगेटिव आंसर बस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। देखो ये अभी हम बताए थे ना, वो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो ऐसे बनेगा। ये हम बताए थे, देखो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए थे तो एक माइनस का टर्म आ गया था यहाँ पे, वैसे ही उसमें भी आएगा, ठीक है ना, एक माइनस का टर्म आएगा, ठीक है। तो इसको करके देख लोगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको वाई लिख देंगे, तो वाई लिख देंगे ना, ठीक है। देखो हम इसका बता देते हैं आपको, इसका आंसर बता देते हैं। जैसे इसमें जैसे मान लो कभी क्वेश्चन बोला गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब बताइए हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, कि इसको ये सब सारा कैलकुलेशन करके यहाँ तक आओगे, आप बोलोगे ये एग्जैक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल बन गया, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल बन चुका है, तो इसका एनर्जी, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी इतना होता है, एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ, ठीक है। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होता है। अब साइड में ये बचा हुआ है यहाँ पे, तो बस उसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दोगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप कुछ भी ऐसे पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा ना हार्मोनिक ऑसिलेटर को मॉडिफाई करके, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ऐसे, ठीक है ना। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर टर्म, एक नया वेरिएबल इनटू, पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, इसकी जगह वाई लिख दोगे तो हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा वो इतना आएगा, एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ। और ये वाला कांस्टेंट टर्म हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, यही इसका आंसर है, दैट इज द आंसर, ओके। सर ठीक है। वो कर रहे हैं कि अगर वो पोटेंशियल दिया हुआ था तो हम सोच लेते, लेकिन यहाँ पे इसने हैमिल्टोनियन लिखा था तो ये वो दिमाग में अरे नहीं वो जो भी है, ठीक है ना, वो अब समझ जाओगे, ठीक है। अब आगे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 27 वाला सर एक बार देख लीजिए। 27 ये। हाँ सर एक बार देख लीजिए सर। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ ट्रांजिशन एनर्जी फ्रॉम थर्ड टू सेकंड स्टेट इज दिस, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी? आंसर मैच नहीं कर रहा सर, उसका आंसर रॉन्ग है मेरी। थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन एनर्जी कितना होगा? ओमेगा के टर्म में लिखोगे तो व्हाट इज द ट्रांजिशन एनर्जी? एच ओमेगा। अरे तुम लोग सही बोला करो, एच ओमेगा होगा, एच क्रॉस ओमेगा होगा ना। क्रॉस ओमेगा। यस सर, हाँ। सॉरी सॉरी। तो एच क्रॉस ओमेगा का वैल्यू कितना निकला? 4.8। यस सर। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है? एच बार ओमेगा बाई 2 2.4। तो एच क्रॉस ओमेगा हमारा 4.8 निकल गया ना, तो उसका हाफ कर देंगे तो 2.4 आ जाएगा। 4 सही है। तो ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? नो सर। 27 का क्या दिया हुआ है देखें। 27 का नहीं, वो नहीं होगा, बी होगा, ठीक है ना, बी होगा, ठीक है ना, इसका बी आंसर है 2.4, ठीक है। सी गलती से दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। बी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। समझ में आया सभी को? देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ना एनर्जी का, वो एच क्रॉस ओमेगा का है, तो एच क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 4.8 हो गया। हम ग्राउंड स्टेट जानते हैं एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बताइए आप लोग। सर 35 थोड़ा देख लीजिए। 35 कौन सा है? 33, 35 अभी तो बता दिए ना ये वाला। ये जो है ना 1 है शायद, ये जो है ना गलती से 10 लिखा हुआ है, हमको लग रहा है 1 के साथ जानते हो 0 ही आता है बेसिकली, ये 0 होगा, सॉरी ये 0 होगा। इसमें लिखा है ना, कोई एग्जाम का क्वेश्चन है क्या ये? नेट 2020 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी बता दिए ना आपको, ये वाला क्वेश्चन अभी जो करा रहे थे हम, कौन सा ऑर्थोगोनल होने का 32 वाला। यस सर। 32 वाले जैसा हो जाएगा, यस सर। वैसे ही कर दो इसको, ठीक है। तो 32 के जैसा कर दो इसको, ठीक है, बन जाएगा ये, ठीक है।
तो चलो ये अगर इस असाइनमेंट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन तो हो गए, अब आप लोग दूसरा असाइनमेंट बताइए कौन सा ओपन करें। सर असाइनमेंट थर्ड। एक मिनट, असाइनमेंट थर्ड, थर्ड कौन सा असाइनमेंट है? नंबर तो है नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सर पोटेंशियल कौन सा है बोलो जरा। पोटेंशियल, 1D पोटेंशियल। किधर है 1D, वन डायमेंशनल पोटेंशियल। चलो ठीक। इसमें हमको लगता है अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं, ठीक है ना। जैसे ये बैरियर है 4 नंबर तो अभी कराया नहीं गया। अच्छा इसमें तो वेव फंक्शन से पूछा है ना, तो ये तो बता ही सकते हो आप, है ना। तो ए होगा। ठीक है। अच्छा हमको लगा कि कहीं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी वगैरह तो नहीं, इसमें वेव फंक्शन का पैटर्न पूछ दिया, वो तो हम कल ही डिस्कस किए थे, है ना। हाँ इसमें बताइए कौन सा है। सर सिक्स्थ। सिक्स्थ, एक मिनट। सिक्स्थ में बोला गया है वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल confined to one dimensional box of length L with। बुक में अलग क्वेश्चन है ये। बुक में अलग है। यस। एक मिनट देखिए, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज पूछा गया है। एक मिनट, बुक कौन सी बुक है? जैम का है, नेट का है? नेट का है सर। एक मिनट ला रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है, इसमें जो है ना, एक मिनट होगा वो वाला क्वेश्चन भी होगा इसमें। फॉर वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल्स ABC ऐसे लिखा हुआ है ना। अरे ये तो हम करवा दिए हैं क्लास में, तुम लोग क्या क्या बोलते हो यार। ये हम करवा दिए हैं क्लास में, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम नहीं कराए हैं ये क्वेश्चन। आप लोगों को याद है क्वेश्चन हम ऐसे। सर इसमें 8 नंबर बता दीजिए। तुम लोग जो है ना, पहली बात ये देखो, क्लास में जो कराया हुआ होता है वो कैसे आप लोग से मिस हो जाता है, ठीक है। हम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को याद है कराए थे कि नहीं कराए थे? आप लोग तो बताइए जरा। एक मान लो इनफाइनाइट, एक मिनट, ऐसे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप बताइए। फिर ऐसे करके मान लो ऐसे बताए, हम बताते हैं कि ये है, और मान लो कोई ऐसे है पोटेंशियल, ऐसे हम बताए थे। इसमें सभी का विड्थ सेम है, ठीक है ना। इसका विड्थ ए है, मान लो इसका भी विड्थ ए है और इसका भी विड्थ ए है। इसको मान लो सिस्टम ए बोलते हैं, इसको सिस्टम बी और इसको सिस्टम सी। तो याद है हम बताए थे और एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लॉजिक से बताए थे कि नहीं बताए थे? ये सर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? सी का। सर सी का होगा सर। फिर तुम लोग गलती कर रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी सी का होगा। सबसे कम ए में है, डेल्टा पी सबसे ज्यादा ए में होगा, डेल्टा पी ज्यादा होगा तो डेल्टा ई ज्यादा होगा। किसका? ए का, क्योंकि ए में डेल्टा एक्स की वैल्यू सबसे कम रहेगी। हाँ ए में ये बताया था ना। हाँ वही तो कह रहे हैं कि इसमें पार्टिकल जो है ना, यहाँ पे पार्टिकल इधर भी बाहर नहीं निकल सकता है, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो इधर भी नहीं जा सकता है, इधर भी नहीं आ सकता है। तो इसमें ए में जो है ना, देखो डेल्टा ABC में अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स जो है ना, डेल्टा एक्स मिनिमम है कि बेसिकली ए के लिए। तो इसीलिए डेल्टा पी जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा ए के लिए, ठीक है ना। तो अब डेल्टा पी मैक्सिमम है तो पी जो है मैक्सिमम हो जाएगा ए के लिए, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी भी जो है ना मैक्सिमम, एनर्जी ऑफ ए जो है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। जिसमें अनसर्टेनिटी मिनिमम है, इसमें पार्टिकल इधर इधर नहीं जा सकता है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल इधर जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी, और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी पोजीशन में इसमें है। तो इसमें अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा है तो पोजीशन में, तो मोमेंटम इसमें, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी सबसे कम होगा, तो इसलिए मोमेंटम इसका सबसे कम होगा, तो एनर्जी भी सबसे कम होगा। जानते हो, देखो आप लोग बता रहे हैं, इस तरह से आप पढ़ाई करोगे ना तो आप लोग बहुत कुछ जानते हो। अब ये छोटा है
जो क्लास में बताया गया तो पता नहीं और क्या क्या छूटा है, ठीक है। तो पता नहीं कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। तो लेक्चर में सब कुछ देखो, बहुत सारी चीजें बताई जाती है लेक्चर में, जो आपका छूट जाएगा, पता चला एग्जाम में आ जाएगा, बोलोगे सर तो पढ़ाई नहीं थे। ओके, कई बार ऐसा होता है जानते हो, कि क्लास में पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ जाता है, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो ये कराया ही नहीं था। तो लेक्चर देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 8 नंबर। ये वाला, ये 8 8 नंबर तो यही है। सर ये आप बताए थे क्लास में डायरेक्ट अभी- 0 हो जाएगा। नहीं देखो, अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वेश्चन नहीं कराया ना अभी हम। ये कहाँ से, अभी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी कराए नहीं है हम। सर आप एक दिन ऐसे ही लिखवा अच्छा दिए अच्छा, थे। मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम का है ये, हमको लगा नहीं, ये देखो हम ये बताए थे ना कि अच्छा एक दिन हम लिखवा दिए थे। कैसे लिखवा दिए थे? सर सर वनडी आपने का एवरेज बताई थी, एवरेज ऑफ पीएक्स। अच्छा देखो, जानते हो क्या होता है? अच्छा, बाउंड स्टेट जब भी होगा ना, ये बाउंड स्टेट है ना, देखो पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है ना। देखो एक्चुअली ऐसा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है ना वो एवरेज वैल्यू होता है, तो इस सेंस में हम बताए होंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल इसमें बाउंड है, तो इधर भी, इधर जाएगा, फिर ये इधर भी जा सकता है, मतलब इधर जाएगा ना तो फिर यहाँ से कोलाइड करके वापस आएगा। पार्टिकल में दोनों साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, मतलब राइट भी जा, कभी राइट मूव कर रहा होगा, कभी लेफ्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मोमेंटम का एवरेज, एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज है, ठीक है, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है, ये हम बताए थे, है ना। लेकिन अभी प्रॉपरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं बताए हैं, अभी नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। और बताइए। सर 10 सर 15 10 भी बोल रहे हो ना आप लोग? 10 कहाँ गया? 10 देखो ऐसे लिखा हुआ है, पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स विथ इम्पेनिट्रेबल सर वॉल्स। बुक में दूसरा है। बुक में दूसरा है? एक मिनट देखिए क्या है बुक में। नहीं वो तो फिर वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू के क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है ना, तो वो तो अभी छोड़ दो, वो हम कराएंगे ना अभी, ठीक है ना। वो बुक में जो है वो फिर दूसरे जो है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। इधर आप लोग 15 बोल रहे हो, ये वाला 9 नंबर सर। क्या बुक से 9 नंबर? 9 सर। अरे वो तो तुमको, सर इसमें अच्छा एक बात बताओ, बुक से आप बोल रहे हो 9 नंबर, क्वेश्चन पढ़ने से कुछ आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप बताइए, पढ़ाया गया कि नहीं Easy है पढ़ाया गया? सर। हाँ, सर उसका मतलब आंसर नहीं है। तो जब पता ही है कि नहीं पढ़ाए हैं तो अभी उसको मत पूछो, ठीक है। सारे असाइनमेंट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन या भी हुए नहीं होंगे। हाँ तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है ना, इसको अभी नेक्स्ट एक दो क्लास 20 क्वेश्चन है, अराउंड 15 क्वेश्चन ही हैं जो अभी तक अपने से हो रहे हैं। तो छोड़ दो ना अभी, इसको अभी छोड़ देते हैं फिर, ठीक है ना। और दूसरा सर एक असाइनमेंट, क्वेश्चन सर एक्सरे में नहीं समझ में डेंसिटी आ रहा। स्टेट वाला डिस्कस कर सर लो। मल्टी डायमेंशनल। डेंसिटी स्टेट्स वाला। हाँ चलो ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ओपन करते हैं, ठीक है। सर एक एक्सरे का क्वेश्चन बता दीजिए लास्ट में। कर रहे हैं। देखो इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज अभी पढ़ाया नहीं गया है वो डिस्कस कैसे कर सकते हैं आप लोग? बैरियर के क्वेश्चन पूछते हो। हाँ इसमें बोलो कौन सा है? सर फिफ्थ एक बार बता दीजिए। फिफ्थ कौन सा? फिफ्थ फिफ्थ में क्या है? 10 वाला एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन की कमी लग रही है इस क्वेश्चन में। हाँ इन्फॉर्म, ये पिछले क्वेश्चन से तो रिलेटेड नहीं है। नो सर कोई वो बोला ही नहीं है ऐसा कुछ। हाँ ये इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें कंप्लीट, ठीक है, इसको छोड़ दो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हम बोल रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है। इसमें बोला गया है द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय E equal to P plus Q, where P and Q are generalized momentum and coordinate respectively. All the states with energy E less than E naught are equally probable, and states with energy greater than E naught are inaccessible. The probability density of finding the particle at coordinate Q with Q greater than 0 is, ठीक है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग कब निकालते हैं? जब वे फंक्शन दिया हुआ रहता है तभी तो निकालते हैं ना। तो इसमें तो वे फंक्शन तो दिया नहीं है, ठीक है ना, वे फंक्शन इज नॉट गिवन। तो जानते हो हमें कुछ मतलब दूसरे लॉजिक से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं ना हम लोग वर्ड,
वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी से ही आया है, ठीक है ना, दैट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी हम लोग जैसे इन जनरल जब बात करते हैं तो वो बेसिकली जरूरी तो नहीं कि वेव फंक्शन से ही निकालें। जैसे मान लो आप किसी कॉइन को ऐसे टॉस कर रहे हो तो आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वेव फंक्शन तो यूज नहीं करेंगे ना, उसका प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि नंबर से निकालते हैं बेसिकली, इज दैट ओके। तो इस क्वेश्चन में भी जानते हो क्या है कि आप देखिए एनर्जी ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एनर्जी का वैल्यू ऐसे कुछ P + Q लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसमें बोला जा रहा है कि ठीक है, नाउ इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी। तो देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन तो है नहीं, तो वेव फंक्शन से नहीं निकालेंगे तो किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इसमें जानते हो क्या करेंगे, देखो हम लोग ऐसे जो है ना पहले कोऑर्डिनेट वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट है ये, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें शायद मॉड लिखा हुआ था ना, यहाँ पे मॉड है, सब मॉड है ना। यस सर, mod p + mod q। हाँ तो ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसमें जानते हो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे ना यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा E = P + Q आएगा, ठीक है ना। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखोगे ना यहाँ पे E = तो इसमें आ जाएगा आपका देखो इसमें मोमेंटम पॉजिटिव है लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, तो इसमें आ जाएगा P - Q आ जाएगा। इसमें लिखोगे ना तो E = -P - Q आ जाएगा, और इसमें लिखोगे तो E = -P और +Q आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाइए आप, इसका ग्राफ तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ P वर्सेस Q का, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप बनाओगे ना तो इस Q को इधर ले आओगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो P = E - Q, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका इससे ग्राफ बनाओगे ना तो x - c का बन जाएगा। तो ये जो है ना इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है ना। आप चेक करके देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आप चारों तरफ से ये चेक करोगे ना ये सभी स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा कुछ स्क्वायर जैसा बन जाएगा, ठीक है। जिसमें ये यहाँ पे वैल्यू देखो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 0 है ना, यहाँ सॉरी मोमेंटम 0 है, मोमेंटम जैसे 0 करोगे ना यहाँ पे मोमेंटम इज 0 तो कोऑर्डिनेट = E आ जाएगा। अब E का मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे, ये मैक्सिमम बेसिकली एरिया बन गया, ठीक है ना। तो इसको E0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट है, उसके बाद ये ग्राफ बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा है बेसिकली, ये E0 हो जाएगा यहाँ पे, वही -E0 आ जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक एरिया हो गया। तो इस ये कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का जो है ना एरिया है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस, दिस इज कॉल्ड फेज स्पेस, ये फेज स्पेस कहलाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का जो ग्राफ है ना उसको फेज स्पेस बोलते हैं, ओके। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग अगर इसमें बेसिकली इसमें बोला गया था ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जैसे मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब आउटकम और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इस तरह से लिखा जाता है बेसिकली। तो ये जानते हो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इसका कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो ये आप देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या करना होगा, ये नंबर जो है ना बेसिकली यहाँ पे इसके एरिया से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग देख रहे थे ना, हम लोग जब के स्पेस में कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने देखा था ना वहाँ पे नंबर जब निकाला जा रहा था तो कैसे कर रहे थे, एरिया और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, ऐसे नहीं कर रहे थे ना, या वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन स्टेट, ऐसे। तो मतलब एरिया वॉल्यूम इन सभी चीजों से रिलेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना, इज इट ओके। तो इसमें भी जानते हो ये जो नंबर होगा ना इसको एरिया से रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट कोऑर्डिनेट क्यू पे। तो हमें जानते हो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्यू पे एक छोटा सा एरिया बनाना पड़ेगा ऐसे करके। देखो ये हम छोटा सा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया बताइए एक सर्टेन कोऑर्डिनेट पे है कि नहीं, ये जो हमने ऐसे देखो कलर किया है यहाँ पे, इज दिस एरिया एट वन कोऑर्डिनेट ओनली? यस सर। तो ये एक सर्टेन कोऑर्डिनेट पे होगा ये एरिया, ठीक है ना, ये एक ही कोऑर्डिनेट पे ये एरिया है, ठीक है ना। तो इसका विड्थ जो है ना वो dq आ जाएगा,
और इसका ये मान लो हाइट p है तो इधर भी p होगा। तो इसका ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, नंबर हम जैसे प्रीवियस केस में भी हम लोग निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स जैसे हम लोग जो पढ़ रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, मतलब एरिया ऑक्युपाइड और डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्टेट, इस तरह से लिख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो उसी लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो एरिया से बेसिकली इसका रिलेट होगा। तो यहाँ पे एरिया लिखोगे ना तो ये आ जाएगा p इंटू डी क्यू, बल्कि 2p इंटू, ऊपर भी p होगा नीचे भी p होगा, तो 2p इंटू डी क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया बेसिकली एरिया ऑफ दिस रीजन जहां पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट समथिंग q होगा। यहाँ पे जैसे ये विड्थ dq है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट q हो जाएगा। तो ये बेसिकली मतलब कह सकते हो पार्टिकल का लोकेशन q को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एरिया हो जाएगा। और डिवाइड बाय टोटल एरिया के लिए ये इस स्क्वायर का एरिया से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर आएगा। आर यू श्योर? नहीं, कैसे हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर? 2 इसका साइड ई नॉट है क्या? साइड कितना हो रहा है? तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगर आप ऐसे देखें तो 2 ई नॉट। तो ऐसे देखो इसका साइड मान लो a है, तो इसका ऐसे होगा ना, डायगोनल होता है √2a। अगर साइड a है तो डायगोनल √2a इज इक्वल टू 2 ई नॉट आ रहा है। तो इसका मतलब a जो साइड निकल रहा है ना वो √2 ई नॉट निकल रहा है। तो इसका एरिया जो होगा ना वो √2 ई नॉट, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो √2 ई नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p इंटू डी क्यू, ठीक है ना। p इंटू डी क्यू और डिवाइडेड बाई ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हो p का वैल्यू लिख देंगे, तो p जैसे इन सभी फॉर्मूले से p निकाल लोगे ना, ठीक है ना। तो p निकालेंगे तो देखो बेसिकली यहाँ से e माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, e माइनस क्यू, ठीक है ना। तो और इंटू डी क्यू, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है ना, मतलब फर्स्ट मतलब पॉजिटिव क्यू पे हम बेसिकली दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्यू लिए हुए हैं। फर्स्ट या सेकंड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट या फोर्थ हो सकता है, पॉजिटिव क्यू वाला केस ये, ठीक है ना। तो p का वैल्यू हमने ये लिख दिया और यहाँ से ई नॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अब देखो जैसे हम लोग ये लिखते थे ना साई मॉडुलस स्क्वायर और इंटू डी एक्स, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और dx को छोड़ करके जो ये टर्म है इसको क्या बोलते हो आप? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हाँ, तो इसके लिए dq को छोड़कर जो टर्म है ना इसको प्रोबेबिलिटी, ये सारा प्रोबेबिलिटी है। देखो अभी यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकला है ये, तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे ना, डेंसिटी, तो ये बेसिकली हमारा निकलेगा e माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसमें अब e कहीं नहीं लिखा हुआ है शायद ऑप्शन में, है ना, तो इसलिए ई नॉट लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द आंसर। यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैकेनिक्स में डिस्कस किया जाता है सर। इस तरीके से तो सर ये मतलब जो ऑप्शन नहीं, ये जानते हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और तो सर लेकिन इसमें तो ऑप्शन ए भी फिर हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन ने फर्स्ट की जगह जो सेकंड वाले इसमें का क्यू ग्रेटर देन 0 लिख दिया है ना, तो ऑप्शन ए कैसे हो सकता है? ये देखो यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर, ठीक है। अगर भाई क्यू लेस देन 0 बोला होता ना तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता फिर, ठीक है, क्योंकि क्यू लेस देन 0 मतलब आप देखिए यहाँ से फिर ये वाले क्यू लेस देन 0 मतलब ये इक्वेशन या ये इक्वेशन यूज करना पड़ता, फिर ये जो है ना इधर आ जाता, तो p की जगह पे e प्लस क्यू लिखना पड़ जाता हमें, ठीक है। तो इसमें यही आंसर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 पे एक बार हिंट दे देंगे। कौन सा 12 बोल रहे हो? 12 में क्या लिखा है? हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी हो गया एक तरह से, समझ लो कि हैमिल्टोनियन जो है ना वो एनर्जी है, h को एनर्जी कर देंगे, ठीक है ना। ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय, ये इस तरह से एनर्जी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो इसमें बोला गया नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, तो इसमें ए और बी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी है बेसिकली, तो बेसिकली वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना, जानते हो एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें जो है ना हमने बेसिकली आप लोगों को ये बताए थे, क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट बताए थे, लेकिन ये जानते हो थोड़ा सा नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट जैसा वर्ड आ जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना।
ये बेसिकली थोड़ा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब हम बता देते हैं इसको, लेकिन जानते हो हमको लगता है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ज्यादा रिलेटेड है, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग बस आप इतना समझ लो कि एच जो है ना वो एनर्जी है, हैमिल्टोनियन जो है ना वो एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लिख दो डायरेक्ट, ओके। तो और एनर्जी को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि इसमें कोई टाइम डिपेंडेंस का केस जब नहीं होता है ना हैमिल्टोनियन में, तो एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लोगे। तो अगर देखिए यहाँ पे इसको चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू ए इंटू पी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस बी इंटू क्यू लिखा हुआ है। क्यू इज कोऑर्डिनेट हियर, है ना, क्यू इज कोऑर्डिनेट एंड पी इज मोमेंटम, ठीक है। तो एच जो है ना हमारा यहाँ पे, एच जो है बेसिकली ये एनर्जी है, इसको एनर्जी लिख दो। अब आंसर में भी देख रहे हो ना एनर्जी में लिखा हुआ है, तो ए पी स्क्वायर और प्लस बी इंटू क्यू। देखो हैमिल्टोनियन में जब टाइम डिपेंडेंस नहीं आता है ना, इसमें देखो नो टाइम डिपेंडेंस है, एनर्जी कंजर्व, ठीक है, नो टाइम डिपेंडेंस, तो उस केस में एनर्जी जो है ना कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आप बताइए ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो अगर हम क्यू और पी का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, क्यू वर्सेस पी, पी वर्सेस क्यू, मतलब फिर से वही फेज स्पेस की बात हो गई है, ठीक है ना। तो कैसा ग्राफ बनेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ हियर? पैराबोला हो जाएगा ना, हाँ ये पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें, हाँ तो ये पैराबोला होगा, ठीक है। तो इसमें जानते हो क्या है कि देखिए हम अगर बेसिकली इसमें एनर्जी का एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना, इट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कैसे देखो ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना, तो ऐसा होगा कि जब हम क्या बोलते हैं बी की जगह पे, सॉरी ये इधर आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस बी इंटू क्यू और डिवाइडेड बाई ए, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्यू को जब आप पॉजिटिव समथिंग पुट करोगे ना, तो ये जीरो होने का चांस है यहाँ पे, ठीक है ना। और क्यू नेगेटिव तो कुछ भी पुट करेंगे पी बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ से ग्राफ जो है ना ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना। इज इट ऑल राइट? यस। अब इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है क्या, देखो जरा कुछ ऑप्शन में, तो इसका ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। Hamiltonian for a particle in one dimension is given by, ठीक है ना, where a and b are positive constant, ठीक है, the number of accessible microstate, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट बताना है। देखो ये जो वर्ड है ना, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का नहीं है, समझ रहे हो ना आप लोग। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये लोग गलती से यहाँ पे पुट कर दिया है इसे, ये माइक्रोस्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसको जो है ना बेसिकली ये ग्राफ तो ऐसे आगे तक जा सकता है, ठीक है ना, कैन गो लाइक दिस, पैराबोला है ना ये। तो लेकिन इसमें जैसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, देखो ये तो ऐसे ही है ना कि क्यू के सर्टेन वैल्यू पे ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, दैट्स द ग्राफ, ओके। क्यू को नेगेटिव करते जाएंगे तो ये बेसिकली बढ़ता जाएगा, लेकिन देखो क्या हो रहा है, अच्छा क्यू नेगेटिव कर रहे हो, हाँ ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, दैट्स द ग्राफ, ऑल राइट। इसमें जानते हो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, तो हमको लगता है ना कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव क्यू को लिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्यू जो है ना पॉजिटिव लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज जानते हो इसमें नेगेटिव भी लेंगे ना तो ये एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा हमको लगता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है ना हमें ये पोर्शन कंसिडर करना होगा, ठीक है। सर क्वेश्चन लिखिए ना, क्यू में बॉक्स बना हुआ है क्या क्यू में हमको लगता है बेसिकली जो है ना बॉक्स पता नहीं क्यों बना हुआ है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है वो जानते हो क्यू हमको लगता है कि पॉजिटिव लिया है, अदरवाइज जानते हो ये सारा जो है ना अगर हम नेगेटिव भी लेंगे ना तो इसमें जो एरिया है ना वो मतलब ये पूरा एरिया इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एरिया इन्फानाइट हो जाएगा तो इन्फानाइट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात देखो आपको हम बता रहे हैं, हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे थे ना, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट यूज कर रहे थे, अब इसमें आ गया माइक्रो स्टेट। अब देखो दोनों वर्ड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना।
तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में अभी हम लोग को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पूछ लिया आप लोगों ने तो हम चलो हिंट देते हैं, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है कि ये बेसिकली हमको मानना पड़ेगा कि क्यू पॉजिटिव है सिर्फ, तो हम इसके बियॉन्ड का केस नहीं ले रहे हैं, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। ये तो इतना एरिया सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एरिया आप निकाल दोगे ना, ठीक है। यू जस्ट कैलकुलेट दिस एरिया, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ स्टेट्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, तो फिर वो हम लोग ऐसे करते हैं ना, बेसिकली 2π/L वगैरह से डिवाइड करते हैं। तो मतलब पहला टर्म तो देखो वही है कि नंबर ऑफ, ये पहले हम एरिया ऑफ दिस रीजन निकालेंगे और डिवाइडेड बाय फिर वो जो वॉल्यूम वगैरह डिवाइड करते हैं ना, तो वो सभी तो लिखेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन पहले तो एरिया निकालोगे ना, इसी से डिपेंडेंस पता चल जाएगा। आप देखो आंसर जो है ना डिपेंडेंस से ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें देखिए 3/2 है, इसमें भी 3/2 है, इसमें भी 3/2 और इसमें भी। ये जो फैक्टर है ना यहाँ पे देखो फैक्टर, अच्छा फैक्टर से डिसाइड होगा ये। तो देखिए इसमें ये सारे फैक्टर तो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें 8/3, 2/3 ये सभी जो आ रहा है ना, वो बेसिकली डिसाइड हो जाएगा इससे, क्या बोलते हैं, जब आप ये एरिया निकालोगे तो इस एरिया को आप, कैन यू कैलकुलेट दिस एरिया, आप लोग को डबल इंटीग्रेशन वगैरह बताया गया था ना। यस सर। हाँ, तो इसको x और y मान करके, जैसे p है ना, यहाँ पे p की जगह मान लो y लिख दिया और q की जगह x लिख करके इसका एरिया निकाल के देख लोगे आप लोग, ठीक है ना। सो कैलकुलेट दिस एरिया, इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और फिर उससे जो है ना आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखोगे जरा, ठीक है। तो फिर डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना होगा d, ठीक है ना, dp इंटू dq, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन, ये एरिया निकलेगा, तो फिर यहीं से आपका आंसर पता चलेगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है ना माइक्रो स्टेट्स का है, तो इसीलिए इसमें एरिया वगैरह ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट में इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ऐसा करोगे ना कि माइक्रो स्टेट्स के क्वेश्चन अभी छोड़ दो, जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम इसका यूज होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का, ठीक है। तो उस टाइम डिस्कस कर, लेकिन अगर करना चाहते हो तो फिर तरीका यही होगा कि बस आपको ये एरिया निकालना होगा, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसमें बस ऐसे कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे p को पहले इंटीग्रेट कर दो, तो p को पहले इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा p और इंटू dq। अब p का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, ये p इज इक्वल टू रूट अंडर दिस, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो करके देख लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 चलो देख लेते हैं, 17, 18 सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 में लिखा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी दिस इन ए पीस ऑफ सिलिकॉन ऑफ साइज, ये दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये दिया हुआ है, और आंसर भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ किलो में आता है क्या? कैसे आ सकती है? एक मिनट रुको जरा, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। डेंसिटी ऑफ स्टेट तो एक नंबर है कि ये इतने पर सेंटीमीटर क्यूब या पर इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी रेंज, उसके लिए है। हाँ, ये कुछ गलत लग रहा है इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है ना कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी दिस इन ए पीस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन ऑफ साइज इतना, ये साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर डेंसिटी ऑफ स्टेट का आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है इसमें लग रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें जो है ना ऐसे होता है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग लिखते हैं DE, तो ऐसे लिखते हैं ना इसे DN/DE, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। तो एनर्जी तो नीचे आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पहली बात तो, ठीक है। तो ये कुछ तो मिस्टेक लग रहा है इसमें, ओके। और अगर हम देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं, ठीक है ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट बेसिकली हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, जैसे ये 3 डायमेंशन का केस है, तो हम इन जनरल जो 3 डायमेंशन में कैलकुलेट किए हुए थे ना, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट, एक बार आप लोग अपना नोट्स देख करके बताइए जरा, 3 डायमेंशन में क्या था डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला, ये हम लोग निकाले थे ना एग्जैक्टली। नोट्स में लिखा होगा आप लोगों का, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है, डिपेंडेंस तो हमें पता है कि e का पावर 1/2 आया था, ठीक है। लेकिन अब नोट्स में देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखा होगा एग्जैक्ट 3 डायमेंशन में। तो 4πk² dk/2π। अरे एनर्जी के टर्म में फाइनल लिखा हुआ ही होंगे, देखो जरा। नहीं सर, एनर्जी के टर्म में आपने सर केवल वो डिपेंडेंस निकलवाई थी।
तो देखो अगर मान लो एनर्जी के टाइम में हमें निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे ना, डीएनएस नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो डीएनएस हम लोग निकालते हैं इसमें, डीएनएस इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 पाई के स्क्वायर और इंटू डी के और डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई एल का होल क्यूब। ये हमारा ये निकल जाता है। फर्मी एनर्जी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक मिनट रुको अभी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मत बोला करो बीच में, ठीक है ना, इससे सब लोग को डिस्टर्बेंस होगी ना। तो एल क्यूब और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली इसको डिवाइड करोगे तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और के स्क्वायर और इंटू डी के, ठीक है। तो ये हमारा डीएनएस है, नंबर ऑफ स्टेट्स। ये हम लोग, आप याद है ना, वॉल्यूम इन के स्पेस और स्मॉल वॉल्यूम इन के स्पेस और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन स्टेट, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप लोग के पास लिखा हुआ नहीं है इसीलिए हम, तो ये एल क्यूब जो है ना ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम पुट कर दोगे अपॉन 2 पाई स्क्वायर और इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी के, देखो डी के आ जाएगा और इससे आ जाएगा डी, तो हम लोग फिर सॉरी डी, यहाँ पे डी है। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्विक कैलकुलेशन से पता करना आना चाहिए। तो देखो हम लोग E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं, ठीक है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन एज्यूम करें तो h स्क्वायर के स्क्वायर, p की जगह h क्रॉस के लिखोगे अपॉन 2m, ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप कर दोगे डी बाई डी के, ठीक है ना, डी बाई डी के, तो यहाँ से आप देखो कि h बार स्क्वायर और इंटू के बाई 2m आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। तो हम लोग डी बाई डी के की जगह ये लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर और इंटू डी बाई डी के करोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो एक के कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो एक के कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 2m और डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर, उल्टा करना पड़ेगा ना, डी के बाई डी है तो 2m ऊपर आ जाएगा, h बार स्क्वायर नीचे आ जाएगा और एक के बच जाएगा। अब के का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा v अपॉन 2 पाई स्क्वायर और यहाँ से 2m डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर है और के का वैल्यू यहाँ से पुट करो, देखो ये e के टर्म में, तो ये 2me और डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक मिनट, क्या कह रहे हो? 2 नहीं होगा बस सर वहाँ पे नीचे। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, है ना, ये वाला 2, और ये रूट में होगा, ठीक है। एक मिनट रुको अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हट गया यहाँ से, तो के का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट है। क्वेश्चन में देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट ही तो बोला गया निकालने के लिए ना, और एनर्जी दिया हुआ है, तो जानते हो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि आपको एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ एनर्जी पुट करोगे, ठीक है ना, एनर्जी यहाँ पुट करोगे और ये वॉल्यूम जो लिखा हुआ है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दोगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम पुट करिए, यहाँ पे एनर्जी पुट करिए और इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह सब कुछ नोन है, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन आंसर गलत दिया हुआ है उसका, ठीक है ना, सॉल्व ऐसे ही होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो इसको हिंट हम दे दिए हैं, अब आप आंसर निकालना है तो आप लोग निकाल लोगे घर में, ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है। सर 18th में ना बस आंसर तो आ गया है, उसमें बोला गया के मोमेंटम है, तो सर क्या अकेला मोमेंटम नहीं हो सकता ना? अरे मोमेंटम समझ जाओगे, एच क्रॉस के मोमेंटम है, एच क्रॉस के मोमेंटम होता है ना। ये सर एक बच्चा सब ग्रुप में मतलब वो करा था, बहस करा था, कह रहा था डी आएगा आंसर। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा गया ना, इफ एनर्जी डिस्पर्शन ऑफ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज दिस, वेयर u इज वेलोसिटी एंड k इज द मोमेंटम, देन डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। जानते हो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन जानते हो मतलब ऐसा है ना कि इसमें p इसको मोमेंटम चलो बोला भी जा रहा है, ठीक है ना, u इज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी है तो इसको भी तो हम मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। यस सर। तो वही जानते हो इसमें जो है ना, मतलब क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि इसको मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। अब u कैसा वेलोसिटी है, इसमें ये भी नहीं बोला है कि वेलोसिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, ये सब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है इसमें। जानते हो ऐसा करो ना कि u को एक कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना, यू ट्रीट u जस्ट एज ए कांस्टेंट, और इसमें e वर्सेस के डिस्पर्शन रिलेशन में जनरली ऐसा होता है ना कि e वर्सेस k हम लोग लिखते हैं, तो e वर्सेस k जो लिखा हुआ है ना, इसके डिपेंडेंस यही एज्यूम कर लो कि यहाँ पे k का पावर जो है ना 1 दिया हुआ है और 2 डायमेंशन है। पीसी से सॉल्व कर दिया, आपने जो पीसी पढ़ा था ना मैटर वेव के लिए, पीसी पहले समझ लो, अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो e वर्सेस k लिखा हुआ है ना, तो आपको e और k में रिलेशन, इसको u को छोड़ दो, इग्नोर करो, ठीक है ना,
अब हम पीसी में क्यों पहुंच जाएंगे, यहाँ पे जो लिखा है उसी पे फोकस करो, ठीक है। तो ई में आप देखिए k का पावर 1 है, तो आपको ऐसे कहना होगा कि यहाँ पे जो है ना u को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या है वो, क्यों ऐसा लिखा गया रिलेशन। अगर ऐसा ही था कि u को भी हम मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकते थे तो फिर इसको ऐसे लिखने का कोई लॉजिक नहीं था ना। तो इस क्वेश्चन को जानते हो आप, ऐसे मान लो कि E इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है ना u h क्रॉस k, तो हम ऐसे मान रहे हैं कि E का K पे यही डिपेंडेंस बस दिया हुआ है और हम खुद से कोई डिपेंडेंस यहाँ पे हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि E इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर 1 है। तो हम आपको बताए थे ना कि देखो E अगर प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S है तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर क्या निकला था, याद है? D/S-1। हाँ, D/S-1 आया था। तो इसमें देखो क्या बोलते हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट E का पावर D डायमेंशन यहाँ पे 2 है और S जो है ना यहाँ पे देखो इसमें पावर जो है ना S की जगह पे 1 है और -1, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल टू E आ जाएगा। देखो ये आंसर आ जाएगा अगर हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे बस K का पावर 1 दिया हुआ है। अब U क्या दिया हुआ है हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर वैसे हम U को चेंज करें ना मोमेंटम में और फिर इसको, तो ऐसे तो फिर p स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, तो p स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर हम लोग जानते हैं 2 डायमेंशन में कांस्टेंट आ जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी आ जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे फिर k इक्वल टू मोमेंटम गिवन है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मोमेंटम ही तो है, एच क्रॉस के क्या है, मोमेंटम ही तो है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सिर्फ k को मोमेंटम बोला है, यही दिक्कत आ रहा है। अरे वो सब लैंग्वेज मतलब मिस्टेक होता है, समझो, बहुत तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है ना। आपको ऐसे लिखते हैं ना p इज इक्वल टू एच क्रॉस के लिखते हैं ना, तो h का क्या मतलब है, आप देखो कोई रोल है h का, h इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। आप देखो आगे पढ़ोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स में, जानते हो क्या है, पढ़ोगे आप आगे चल करके कि कभी कभी h क्रॉस को हम 1 भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक यूनिट, ठीक है ना। तो अगर हम h क्रॉस को 1 लिख देंगे तो p इज इक्वल टू k नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हो मतलब डिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मतलब डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो देखो p इज इक्वल टू एच क्रॉस के होता है ना, तो एच क्रॉस तो जस्ट एक नंबर है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम p को मोमेंटम बोल रहे हैं ना, तो k को भी इस तरह से कभी कई बार मोमेंटम बोल दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, समझ लो, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे लैंग्वेज यूज किया जाता है कि k इज मोमेंटम, ओके, ठीक है। आगे बताइए। अब जैसे इसलिए बोला गया ना k मोमेंटम के, ताकि आप k को कांस्टेंट ना समझ लो। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी समझ सकते हैं ना k इज कांस्टेंट, कुछ लोग सोच सकते हैं k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो k लिखा जाता है ना, तो आपको यहाँ पे k को वेव वेक्टर ना बोल करके मोमेंटम बोल दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए आप लोग। सर एक एक्सरे में डाउट है। एक्सरे अब कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट? सर एक ही क्वेश्चन है। क्या डाउट है देखें, इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या? सर हम ये कंफर्म करना था सर, 24 में सर इस तरीके से तो सॉल्व करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो ns ट्वाइस ऑफ ns होता है n की वैल्यू, वहां से वो n/2 24 क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी E नॉट ऑफ ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी एंड द नंबर ऑफ, ये अभी हम नहीं कराए, जानते हो, ये जो है ना ये टोटल एनर्जी निकाला जा रहा है, ये दिस इज टोटल एनर्जी। हमने ये सोचा सर, सोचो मत कुछ भी अभी, ठीक है ना, अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। ये उस सोचने से नहीं निकलेगा, इसमें फैक्टर सबका अलग अलग है ना, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या करना होगा, इसमें एनर्जी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सभी पार्टिकल पे। देखो हम बता देते हैं अभी, ठीक है ना, ये लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी ये कराएंगे, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि एनर्जी किसी पार्टिकल का आप लिख रहे हो तो ऐसे लिख रहे हो ना, एच क्रॉस सॉरी p स्क्वायर बाय 2m लिख रहे हैं, तो h स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये पार्टिकल कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया ना, देखो ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो देखो एक पार्टिकल का एनर्जी इतना होता है, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि इसमें क्या होगा कि हम देखना चाहते हैं कितने पार्टिकल्स हैं, तो कितने पार्टिकल्स जो है ना वो 2 इंटू डी नंबर ऑफ स्टेट्स होगा। ये हम बताए थे ना कि एक स्टेट को इलेक्ट्रॉन के केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सॉरी एक स्टेट को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो ये बेसिकली देखो, जैसे अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो ना, एनर्जी जैसे ई नॉट निकालना चाहते हैं, ये एनर्जी ऑफ सिस्टम है, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑफ सिस्टम है, तो इसमें जानते हो क्या है,
कि ये निकालने का तरीका ये होगा कि हम ये एक पार्टिकल का एनर्जी निकालें, ये एक पार्टिकल की एनर्जी है, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे के कोई कांस्टेंट नहीं है, के एक वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से kf तक, फर्मी वेव वेक्टर तक, ठीक है ना। तो जब ये इंटीग्रेट करोगे ना तो फिर आंसर आएगा, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो डीएनएस हम लोग जैसे ये 3 डायमेंशन है, तो डीएनएस हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना, डीएनएस इज इक्वल टू 4πk² और इंटू डी के, ठीक है ना, डी के और डिवाइडेड बाई क्या बोलते हैं 2π/L का होल क्यूब। तो यहाँ से डीएनएस इसमें पुट करोगे, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना। तो इन सब से जो है के बाद जो है ना आपका आंसर आएगा, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। इसको जानते हो बिना मतलब पूरा डिटेल में जाए, डिटेल कैलकुलेशन किए हुए भी किया जा सकता है इसका आंसर। देखो हम इसको बिना डिटेल मतलब पूरा सब कुछ पुट करके इंटीग्रेट करके फिर इतना ना करके हम जो है ना इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन हम इसको क्लास में भी डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। देखो इसको जो है ना बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है ना। इसको हमें ऐसे लिखना होगा, ये एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, देखो कैसे हम कर रहे हैं बिना बिना डिटेलिंग में जाए हुए, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, ये एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल हो गया मान लो, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं टोटल, तो ये इसको ई को हम बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स डीएनएस है। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिफाइन किया जाता है, दिस इज डीएनएस और बाई डीई। तो आप डीएनएस को ऐसे लिख सकते हो डीई, ठीक है ना, और इंटू डी स्मॉल ई, ठीक है। तो डीएनएस की जगह ये लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से ई टोटल जो निकलेगा ना वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ई 2 टाइम्स ई और, ठीक है, और डीएनएस की जगह यहाँ से लिख दोगे डेंसिटी ऑफ स्टेट और इंटू डी, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 टू फर्मी एनर्जी ये इंटीग्रेशन करोगे आप, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जब निकालते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम बताए थे ना 2 टाइम्स नंबर ऑफ डीएनएस ऐसे हो जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स डीएनएस लिख सकते हो। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। जैसे डीएनएस निकला ना तो इसको हम जानते हैं एवरी स्टेट को, नंबर ऑफ स्टेट को, एक स्टेट को 2 पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा, तो इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हो। तो देखो n इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और डीएनएस का वैल्यू फिर से यहाँ से ऐसे लिख दोगे डीई, ठीक है, और इंटू डी ऐसे। अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से EF तक, फर्मी एनर्जी तक, ठीक है ना। तो देखो दोनों निकल गया यहाँ से, ये और ये और ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डिवाइड करोगे ना तो ई टोटल और बाय ये नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना, दिस यू गेट। तो अब आप देखो डिवाइड करोगे ना तो इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन है। अब हम 3D में जानते हैं, देखो 3 डायमेंशन का डिस्कशन है, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो हमारा निकलता है ना नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए e का पावर 1/2 निकलता है, यही निकलता है ना, बताइए। यस सर। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए 1/2। तो आप ऐसे सोचो, यहाँ से इससे आएगा हमारा 1/2 और इससे आएगा e का पावर 1, तो दोनों मिलकर के कितना बन गया, e का पावर 3/2 और इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 5/2। तो ई फर्मी का पावर 5/2 यहाँ से आएगा और डिवाइडेड में 5/2 आएगा, ठीक है ना। और डिवाइड इसमें आप बताइए इसमें क्या आएगा, ई का पावर 1/2 यहाँ से आएगा, ठीक है ना, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो इससे आएगा ई फर्मी का पावर 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ई टोटल जो निकलेगा ना आपका ई टोटल, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 और इंटू ई फर्मी निकलेगा, समझ गया ना। तो ये जानते हो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है एक्चुअली, एन भी होगा, ठीक है ना। और हाँ सॉरी इंटू एन आ जाएगा यहाँ पे, इंटू एन। ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स वगैरह का, ठीक है ना। तो हम ये उस टाइम बताए नहीं थे लेकिन हमें ध्यान से निकल गया, लेकिन आप देखो मतलब जो टॉपिक पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड है ये। तो हम इस चीज को जानते हो एक दिन मतलब या तो ऐसा करेंगे, हम ये सभी चीजें ज्यादा यूज होती हैं जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हो ना उस टाइम, तो हम देखते हैं किसी दिन हम क्लास में एक बार लेकिन डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं ना, और आपको पता ही है कि स्टूडेंट कैसे लेक्चर देखते हैं, देखते नहीं हो, कई बार बताए हुआ चीज पूछते हैं फिर, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली छूट जाएगा सब लोगों का, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब देखो ये जो डिस्कशन किया गया ना ये 3 डायमेंशन में है, दिस इज इन 3 डायमेंशन। तो सिमिलर डिस्कशन अदर डायमेंशन में भी हो सकता है ना,
हो सकता है कि नहीं हो यस सकता, सर, बताइए। यस सर, हो तो सकता है। इसीलिए ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन जो है ना अदर डायमेंशन में भी आएगा ना, तो ये कैलकुलेशन देखो हम पहले पूरे डिटेल में जाना चाह रहे थे, ठीक है ना, ऐसे पूरा ये निकाला ये निकाला, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि इसको हम बिना कोई डिटेल में गए हुए हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो जब भी ई टोटल देखो निकालने के लिए बोला जाएगा ना, सिस्टम का एनर्जी फर्मी एनर्जी के टर्म में और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन है, इसमें कोई डेंसिटी ऑफ स्टेट एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिवाइड करने से सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, बस डिपेंडेंस लिखने की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो बस यही आंसर है। ओके ठीक है। सर 27। 27 यस सर। क्या लिखा है? गोल्ड क्रिस्टल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू दिस मच, कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर। तो ये तो आप हम बताए हैं ना, फॉर्मूला वगैरह आप लोग को याद है, जैसे हम एक बार फर्मी स्फीयर वाला कैलकुलेशन कराए थे, यस सर। उसी से बन जाएगा ना। उसमें देखो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से रिलेट किया गया था केएफ को, ठीक है। आप लोग एक बार नोट्स निकाल के देखिए, उसमें फॉर्मूला बताया गया था। नोट्स हो जाएगा सर। नोट नहीं हो नहीं जाएगा अभी, मतलब फॉर्मूला बताइए आप, क्या था फॉर्मूला? केएफ इज इक्वल 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3 और 3d। हाँ ये था ना, 3D कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तो 3D मानना है, ठीक है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है ना, बस ये केएफ इसमें बोला नहीं है फर्मी वेव वेक्टर, लेकिन जानते हो आपको मान के चलना पड़ेगा हम फर्मी वेव वेक्टर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। देखो यहाँ से ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट दे दिया है ना, बस फर्मी वेव वेक्टर निकल जाएगा यहाँ से, इसमें पुट कर दो यहाँ पे एन का वैल्यू, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्सरे में एक्सरे में क्या है, तुम देखें जरा। सर यहाँ पे 2/3 आता है पावर में। देखो जब जानते नहीं हो ना तुम लोग, तो ऐसे बोला नहीं करो, ठीक है ना। सर मैं टोटल की बात, सर टोटल एनर्जी करता। सर और उसका आंसर गलत दिया हुआ था उसमें 24 का। ठीक है, तो जब भी डाउट हो ना तो देख करके बोला करो, ठीक है। ये एक्सरे है। हाँ इसमें क्या है क्वेश्चन? सर सबसे लास्ट में क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सर थोड़ा ऊपर सर, ये 26। ये सब अभी छोड़ दो ना, ये सब आप लोग ऐसा कुछ पढ़े हो? हाँ नो सर। फिर छोड़ दो, ये जब पढ़े ही नहीं हो तो क्या करोगे इसमें, ठीक है। आपको ऐसा कोई सिंबल कभी आपको बताया गया अभी क्लास में? नहीं सर। तो फिर छोड़ो, फिर कोई और टॉपिक का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। जो जितना पढ़ाया गया ना बस अभी उतना ही करोगे ना, उसके बियॉन्ड कहाँ से जा सकते हो आप, ठीक है। वो जानते हो मतलब फाइन क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एलएस कपलिंग का क्वेश्चन है वो। एलएस कपलिंग से जो है ना, हाँ टर्म सिंबल बनता है, टर्म सिंबल का क्वेश्चन है वो एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस होता है, ठीक है। चलो फिर आप लोग जो है ना असाइनमेंट को एक बार डिस्कस करो। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना ऐसे हो रहे हैं, हमको भी थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, तो अभी हम थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं क्वांटम, ठीक है ना, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अटेम्प्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन और करके देख लीजिएगा। अभी जैसे उससे पहले के जो क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये सब आप लोग थोड़ा कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अभी इधर में तो बस इतना ही है। सर नेक्स्ट क्लास में पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना थोड़ा सा मतलब पोस्टुलेट डिस्कस कर ही देते हैं पहले, क्योंकि जानते हो पोस्टुलेट डिस्कस हो जाएगा ना तो उसमें क्या होगा कि आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। तो फिर आप लोग को मतलब एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा कि ये अभी हुआ है ये नहीं हुआ है, ये वाली बात नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना। तो फिर हम लोग प्रॉब्लम फिर यस सर कर दीजिए पहले। ठीक है, तो चलो अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। गुड नाइट।